हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से सभी छात्रों का लखेरा टेक्निकल चैनल पर स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने जो कल का पॉइंट चल रहा था ना, जो कल का पॉइंट था आर्मेचर रिएक्शन। क्या था दोस्तों? आर्मेचर रिएक्शन। तो कल मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था। आज आर्मेचर रिएक्शन के बारे में अपन निवारण करेंगे कि भाई इस दोष को किस प्रकार कम किया जा सकता है। समझे ना दोस्तों? तो जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और आज आप पूरी क्लास लेकर ही जाना। समझ में आ गया ना? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, एक नया तरीका थ्योरी पढ़ने का मिलेगा आपको। और सभी छात्र बहुत मेरे लिए बहुत मतलब काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों से भी बोल रहे हैं। और जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं उनका भी मैं थोड़ा नाम ले देता हूं। हाँ जी, देखो ओपी मीना जी, आप कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप बहुत अच्छी क्लास लग रही है आपको। संदीप कुमार वर्मा जी, और ये है हनुमान जी ये अजमेर से हैं। और ये क्या बोलते हैं, गणेश यादव जी, ललित मोहन जी, आप कैसे हो ललित जी? एक अजय कुमार नेपाल जी, एक गिरीश कुमार कोहली जी, हाँ जी आप भी रेगुलर क्लास ले रहे हो। लक्ष्मण जी, नंद किशोर जी, और सोनू कुमार सैनी जी, विक्रम सैनी जी, अरुण महावर जी महुआ से हैं अरुण जी। और ये क्या बोलते हैं, सुरेश कुमार मीना जी, हाँ ठीक है जी, ओके, ज़रूर आइएगा। आप देखिएगा सुरेश जी, जब मैं ऑनलाइन में ऐसा पढ़ा रहा हूँ तो ऑफलाइन में क्या हालत करता हूँ इस थ्योरी की। समझ गए ना? आप देखना 100% आपको मैं ही ऑफलाइन में जब लेता हूँ तो ऑफलाइन में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद वहीं कराएंगे हम आपको। और ये क्या बोलते हैं, सुरेंद्र सिंह जी महावर जी, आप कैसे हो सुरेंद्र जी? और क्या बोलते हैं, राज मीना जी, और ये हरकेश बैरवा जी है सवाई माधोपुर से। हरकेश जी कैसे हो? आप तो महुआ आ चुके हैं ना क्लास लेने। और ये क्या बोलते हैं, विशाल प्रजापत जी, आप कैसे हो विशाल जी? राहुल जांगीर जी, और ये क्या बोलते हैं, एमडी शहजाद जी, ये बिहार से हैं, कैसे हो जी आप शहजाद जी? और ये क्या बोलते हैं, जगदीश प्रसाद जी, सोहन लाल जी, और ये क्या बोलते हैं, रामफूल कुमार जी, सतीश जी, कैलाश चंद मीना जी, कैसे हो आप जी? गुड मॉर्निंग जी। और विनोद डीडी मीना जी, हाँ जी डीडी मीना जी, बस्सी से हो ना आप? कैसी लग रही है आपको क्लास? डेली क्लास लिया करो आप, और अपने दोस्तों से भी बोलो प्लीज़। और सुरेंद्र कुमार जी, ललित मोहन जी, और क्या बोलते हैं, महादेव सैनी जी, सुरेंद्र कुमार जी, रिंकू सैनी जी, समीर जी, और ये क्या बोलते हैं, इसके बाद में जो आज के कमेंट है क्लास के, जो कल ली थी इन्होंने, उनके भी हैं, वो भी क्लास ले रहे हैं और ले लेंगे। हनुमान जी कैसे हो? योगेश जी, धनेटवाल जी, और ओपी मीना जी, विष्णु कुमार सैनी जी, कैसे हो विष्णु जी आप? और ये क्या बोलते हैं, राहुल महावर जी, राहुल जांगीर जी, और ये क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आप हमारा बहुत साथ दे रहे हो। बस्सी से हैं आप, ये हमें पता है, आपसे बात होती रहती है हमारी। गिरीश कुमार जी, और ये फतेह गुजर जी, आलोक मीना जी, कैसे हो जी? और महावीर टांक जी, ये जोधपुर से हैं, कैसे हो महावीर टांक जी आप? क्लास बढ़िया लग रही है ना आपको? और ये प्रवीण बैरवा जी, राकेश सैनी जी, सागर सैनी जी, बीरू कसाना जी, कैसे हो बीरू जी? आप तो महुआ क्लास ले चुके हो ना। और ये क्या बोलते हैं, हैप्पी मीना जी, अच्छा आप कोरोना पॉजिटिव की वजह से बीमार हो, जल्दी से जल्दी आप सही हो ताकि आप हमारी क्लास ले सके, गॉड से दुआ कर रहे हैं आपके लिए। हैप्पी मीना जी, सोहन लाल महावर जी, बबलू कुमार जी, ये बबलू जी हैं, और ये क्या बोलते हैं, आर जी मीना जी, सुनील स्वामी जी, लक्ष्मण जी, जगदीश प्रसाद जी। हाँ जी दोस्तों, आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना मान सम्मान मुझे दे रहे हो, और मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ आपके जितने भी दोस्त हैं, इतने सारे मेरी क्लास लेते हैं और इतनी बहुत जल्दी मुझे इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचाया है, ये आपका प्यार है। और उम्मीद करता हूँ आप मुझे ऐसा ही प्यार आगे भी देते रहोगे। जितनी मैं मेहनत करता हूं उसके अकॉर्डिंग आप मुझे प्यार देते रहो। और आपके जितने भी दोस्त हैं, आप उनसे क्लास के बारे में बोलो, आपको जगाना पड़ेगा। आए कि नहीं आया, आप उनसे बोलिएगा भाई क्लास चल रही है, आप उनसे एक बार बोलो भाई एक बार क्लास लेकर देख और इसको कंप्लीट लेकर देख, कुछ नया मिले तो लेना, नहीं तो मत लेना। ठीक है दोस्तों, जरूर बोलना है आप। अगर एक एक लड़के भी जोड़ते हैं ना तो तुरंत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सब्सक्राइबर। आपका इतना प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है दिल की। ठीक है दोस्तों, आज फिर क्लास चालू करते हैं अपन लोग। तो देखो आराम
से पढ़ना। अब है दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया। अब स्टूडेंट जो पहली बार क्लास ले रहा है आज थोड़ा उसको समझा देंगे। देखो आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है एक बार वापस समझाते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया, हाँ दोस्तों पहले पढ़ते हैं अपन आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। देखो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती क्या है, अब देखिएगा आर्मेचर रिएक्शन, ये आर्मेचर प्रतिक्रिया होती क्या है तो इसके बारे में पहले अपन देखेंगे। तो देखो इसमें कि इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन में देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन होती क्या है। तो देखो सुनो, अब क्या होता है, ये चुंबक के मेन ध्रुव हैं N और ये क्या होता है S, बोलो सही है ना। अब क्या होता है, देखो ये होता है आर्मेचर, क्या होता है आर्मेचर होता है। अब बताओ जब ये आर्मेचर चुंबक के ध्रुवों के मध्य घूमेगा, ये है, ये मेन ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स है, ये मेन ध्रुवों का क्या है चुंबकीय फ्लक्स। देखो ये तो मेन ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स है NS का और ये इधर N का है, सही है ना। ये तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होता है जो ध्रुवों का होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं ना, जो चुंबक के ध्रुव होते हैं इनका ये जो फ्लक्स है इसे बोलते हैं मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। चुंबक के ध्रुवों का जो फ्लक्स होता है उसे क्या बोला जाता है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, सही है ना। क्या बोलोगे दोस्तों, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। और जब इस आर्मेचर को आप लोग घुमाते हो, जब इस चुंबक के मध्य में, इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में जब ये आर्मेचर घूमेगा ना, जब आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर में ये ईएमएफ उत्पन्न होता है, वोल्टेज बनेगी और वोल्टेज के कारण इसमें करंट बनेगी और वो करंट होगी दोस्तों आर्मेचर धारा। जो आर्मेचर में धारा बहेगी उसे बोलोगे तुम आर्मेचर धारा। एक बार और, जब आर्मेचर को चुंबक के ध्रुवों के मध्य घुमाएंगे आप लोग तो आर्मेचर में चुंबक के ध्रुवों के मध्य घूमने के कारण वोल्टेज बनता है और इस वोल्टेज के कारण इसमें करंट बनेगा और उस करंट को क्या बोलोगे, आर्मेचर धारा। और जैसे ही इसकी बाइंडिंग में आर्मेचर धारा उत्पन्न होगी, आर्मेचर करंट प्रवाहित होगा तो यह चुंबक बन जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखो मेरे दोस्तों, अब ये आर्मेचर यूं घूम रहा है, सही बात है कि नहीं, और यहाँ से यूं छड़ेगा, सही बात है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है ना। तो देखो एक बार और, आर्मेचर यूं घूम रहा है और यहाँ से यूं छड़ेगा, सही है। तो देखो आर्मेचर का, जब आर्मेचर में चुंबक बन जाता है तो आर्मेचर का चुंबक प्रेशर से ऐसे निकलता है और इधर से ऐसे निकलेगा, सही है ना। किसका चुंबक निकलेगा, आर्मेचर का चुंबक। क्यों निकलेगा, क्योंकि आर्मेचर गति कर रहा है, आर्मेचर घूम रहा है। जैसे ही आर्मेचर भयंकर गति से चल रहा है इसके अंदर, तो आर्मेचर में जो चुंबक बनता है ना, वो देखो ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है इसका विरोध कर रहा है, यहाँ से भी ये विरोध कर रहा है, जिसके कारण देखो यहाँ का चुंबक खत्म हो जाता है। एक तो यहाँ का चुंबक खत्म होगा और एक यहाँ का चुंबक खत्म हो जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो एक तो प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, एक प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, सही बात है। एक बार और, जब आर्मेचर घूमेगा ना तो आर्मेचर में वोल्टेज उत्पन्न होने के कारण इसमें आर्मेचर करंट उत्पन्न होती है। जब आर्मेचर करंट उत्पन्न होती है तो इसमें आर्मेचर में चुंबक बनता है और जब आर्मेचर का चुंबक एक तो यूं टकराएगा घूमते हुए, एक यूं प्रेशर डालेगा, दो ही जगह प्रेशर ज़्यादा रहेंगे ना, क्यों, एक तो यूं घूमेगा तो इसका यूं टकराएगा, इस पे यूं टकराएगा, एक अंगूठा यूं छड़ेगा, हाँ, तो दो जगह इसके प्रभाव होंगे। तो देखो जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स ध्रुवों के, किसका बेटा, ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को समाप्त कर देता है, उसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहते हैं। उसे क्या बोलोगे दोस्त, आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। एक बार और समझो वापस, कल भी समझाया था और जो नए स्टूडेंट आज पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आप
इस यूट्यूब पर लेक्चर नंबर 13 कल की क्लास लें। आज आप पढ़ रहे हो लेक्चर नंबर 14 यानी कि 14 पढ़ रहे हो आप। कल आप जो कल की क्लास हो चुकी है 13 नंबर की पढ़ें, आपके पूरा समझ में आएगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। आज तक आपको किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा जो आज आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है, उसको नष्ट कर देता है। इसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहते हैं। अब बताओ, जब यहाँ का चुंबक नष्ट हो गया, देखो यहाँ का चुंबक गया, ये चुंबक गया और एक ये चुंबक गया। अब बताओ कुल फ्लक्स में क्या आ गई है, कमी। मुख्य कुल फ्लक्स में क्या आ गई है, कमी। और इस मुख्य कुल फ्लक्स में कमी होने के कारण जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित वोल्टेज, ईएमएफ की इकाई क्या होती है, वोल्टेज, बताओ कम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो एक बार और, आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष के कारण कुल फ्लक्स में कमी आ जाती है। कमी क्यों आ जाती है, क्योंकि आर्मेचर का चुंबक ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, जिससे दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष के कारण कुल फ्लक्स में कमी आ जाती है। और कुल फ्लक्स में कमी होने के कारण, कुल फ्लक्स में कमी होने के कारण जनरेटर वोल्टेज कम बनाता है, जनरेटर की आयु घट जाती है, जनरेटर की दक्षता घट जाती है। बोलो समझ में आए कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों कल की क्लास जरूर लो आप, जो मैं ले चुका हूं। जो नया स्टूडेंट है आपको देखना कितना एक एक शब्द खोला गया है आर्मेचर रिएक्शन का। ठीक है, आज का रिवीजन करा दिया जो कल पढ़ाया था, जो मैंने आज थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, उसे आर्मेचर रिएक्शन दोष कहा जाता है। अब तो बिल्कुल सेट हो गए माइंड में। अब देखो दोस्तों, इसके कारण कुल फ्लक्स में क्या आ गई है, कमी आ गई है, वोल्टेज घट चुका है, दक्षता घट चुकी है, आयु घट चुकी है। अब इसका अपन क्या करेंगे दोस्तों, निवारण करेंगे कि भाई कुल फ्लक्स में कमी आ चुकी है, अब मुझे इसका क्या करना है, निवारण करना है। तो देखो पहला निवारण मैं करूंगा ध्रुवों पर अतिरिक्त टर्न करके, ध्रुवों पर बाइंडिंग के, ध्रुवों पर बाइंडिंग के अतिरिक्त, ध्रुवों पर बाइंडिंग के अतिरिक्त टर्न करके। अब देखो दोस्तों, ध्रुवों पर बाइंडिंग के अतिरिक्त टर्न करके, अब ये क्या बोला है, अब देखिएगा, अब इसको समझाता हूं मैं क्या चीज़ है ये। अब देखो आप लोग, आपको पता है ना कि ध्रुवों पर बाइंडिंग के अतिरिक्त टर्न करके। अब देखो इसमें आप चित्र समझना पहले, इसमें क्या होता है अच्छे से देखना। अब माना यहां पर चुंबक के जो ध्रुव हैं इन पर फील्ड बाइंडिंग के, देखो 1 2 3 मान रहे हैं, आपको समझा रहा हूं मैं। तो देखो 1 2 3, बोलो सही है ना। अब ये कौन है दोस्तों, आर्मेचर। कौन है दोस्तों, आर्मेचर। चलो इसको छोटा बना देते हैं, थोड़ा आपको दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। अब क्या करें हम, जगह कम रह गई ना, आर्मेचर है, सही है। अब देखो बताओ, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स, आर्मेचर का चुंबकीय ये आर्मेचर है, इसका चुंबकीय फ्लक्स ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। बोलो सही बात नहीं। देखो ध्रुवों का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स तो यूं आ रहा है, ये आ रहा, सही है ना, ये ध्रुवों का है, ये किसका है दोस्तों, ध्रुवों का, सही है ना। और ये किसका निकलेगा, आर्मेचर का। क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। तो देखो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। अब क्या होता है कि यदि आप लोग पहले 3 थे, अगर वाइंडिंग के अतिरिक्त टर्न कर दो, ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, लो डबल कर दो इसको, अगर ऐसे कर दोगे, बताओ ऐसे आपने ध्रुव बाइंडिंग के टर्न बढ़ा दिए, तो बताओ मुख्य चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ध्रुवों का जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसकी क्या बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, जो आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स को, आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का अच्छे से विरोध कर पाएगा। फिर ये कम नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि देखो जो आर्मेचर है ना, इधर देखना अच्छे से, जो इनके चुंबकीय फ्लक्स है, इसका फील्ड वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है, अब ये पावरफुल हो चुका है।
पावर अधिक बन चुका है, पावर अधिक आ चुकी है। किसके कारण आई है? क्योंकि तुमने बाइंडिंग के टर्न बढ़ा दिए। जब इसमें पावर ज्यादा आ गई तो बताओ आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स का इस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है क्या? अब नहीं पड़ेगा। क्यों कम पड़ेगा? पड़ेगा तो सही लेकिन बहुत कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चुंबक ये फील्ड वाइंडिंग के जो फील्ड वाइंडिंग का चुंबक है ना, ये फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है, ये मजबूत हो चुका है। और इस पर जब ये मजबूत हो गया और इस पर ये आर्मेचर का चुंबक यूं टकरा रहा है, यूं टकरा रहा है, तो ये अच्छे से विरोध कर रहा है इसका। जब आर्मेचर का चुंबक यूं टकरा रहा है ना, इस पे यूं टकरा रहा है आर्मेचर का चुंबक इस ध्रुवों के चुंबकीय फ्लक्स पर, परंतु ये मजबूत है। अब इसका आसानी से विरोध करेगा कि नहीं करेगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? इसका आराम से ये विरोध करेगा, फिर खुद रोकेगा इस आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स को। खुद मजबूत हो गया। अगर ये खुद कमजोर पड़ जाता है, ये ध्रुवों का खुद चुंबकीय फ्लक्स कमजोर रहता, तो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मार के ऐसे हटा देता इसको, अरे खुद ही कम कर देता। क्यों? क्योंकि आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स से कम पड़ रहा है। ठीक है। और यदि इस पर टर्न कर दिए तुमने, वाइंडिंग कर दी इस मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर, तो भाई सब मजबूत हो जाता है। अब आने दे कितना आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? अब देखो आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का अच्छे से सामना कर रहा है। बोलो सही बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस पर तुमने वाइंडिंग के अतिरिक्त टर्न डाल दिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? तो देखो दोस्तों, जब ये जब फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स टर्न डालने पर जब ये मजबूत चुंबक हो जाता है ना, तो आर्मेचर का चुंबक है ना, इसको विचुंबक नहीं कर पाएगा। सही ना? और यदि अगर टर्न कम हुए ना, अगर टर्न कम हुए तो ध्यान रखना, ये जो ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स है, ये जो ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर रहता है। क्या रहता है? कमजोर रहता है। और आर्मेचर का चुंबक धड़ाधड़ इसका विरोध कर करके उसको विचुंबक बना देता है। बिल्कुल गहराई पे चलना है आज, सीखनी है कि चीज सीखनी है, जबरदस्ती माइंड में सेट करनी है। तो बताओ, अब जब विचुंबकित कर देगा तो ध्रुव विचुंबकित होगा कि नहीं होगा? सही है। और यदि तुम बाइंडिंग के अतिरिक्त टर्न लगा दोगे, आप वाइंडिंग के अतिरिक्त टर्न लगा दोगे, तो ध्रुवों का चुंबक मजबूत हो जाता है। क्या हो जाएगा? मजबूत, जिससे आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स इसको विचुंबक नहीं कर पाता है। किसको विचुंबक नहीं कर पाएगा? चुंबक के ध्रुवों को। यहां पर चुंबक मजबूत बन चुका है। किसके कारण? अतिरिक्त टर्न करने पर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों बताओ, इस विधि द्वारा अतिरिक्त टर्न करने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव कम होता है? चुंबकीय प्रभाव या विचुंबकीय? विचुंबकीय प्रभाव कम होगा। विचुंबकीय प्रभाव कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अतिरिक्त बाइंडिंग पर यहां पर चुंबक प्रबल बन जाता है, मजबूत बन जाता है, जिससे यह आर्मेचर के चुंबक से विचुंबक नहीं हो पाता है। बोलो तुम्हारे पूरी गणित समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर हो गया ना? तो देखिएगा, इस विधि में ध्रुवों पर अतिरिक्त टर्न करने पर, वाइंडिंग के अतिरिक्त टर्न करने पर, अतिरिक्त टर्न करने पर, सही है ना? अतिरिक्त टर्न करने पर, आराम से पढ़ो, अतिरिक्त टर्न करने पर मुख्य चुंबकीय फ्लक्स मजबूत हो जाता है। प्रबल लिखो इसको, है ना? प्रबल हो जाता है। सही है ना? क्या हो गया? प्रबल, ज्यादा चुंबक बन गया, जिससे आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का प्रभाव कम पड़ता है। बोलो सही है ना? बोलो क्लियर हो गया ना? बोलो क्लियर है ना? जिससे आर्मेचर प्रतिक्रिया का, हाँ जी आराम से, जैसे आर्मेचर प्रतिक्रिया का, हाँ जी आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव कम होगा? विचुंबकीय प्रभाव कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखना। विचुंबकीय, कौन सा? विचुंबकीय। डायामैग्नेट, मैग्नेटिक, विचुंबकीय प्रभाव कम होता है।
कौन सा प्रभाव कम होता है? विचुंबकीय प्रभाव। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अतिरिक्त टर्न करने पर कौन सा प्रभाव कम होगा? विचुंबकीय प्रभाव। दूसरा होता है जो सबसे मोस्ट माना जाता है, ये होता है कंपेंसेटिंग। अगला होता है कंपेंसेटिंग। हाँ जी, अगला क्या होता है? कंपेंसेटिंग, यानी कि समकारी या प्रतिकारी। समकारी या प्रतिकारी। कुंडलन, कुंडली या बाइंडिंग, कुंडली प्रयोग करके, है ना, कुंडली प्रयोग करके। अब देखो दूसरा निवारण क्या होता है? दूसरा निवारण है कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके। दूसरा निवारण क्या है दोस्तों? कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके। अब देखो, अब मैं इसको समझाता हूं। अब एक बात बताना आप लोग मेरे को, यहां पर चित्र के द्वारा किधर समझाऊं, यही समझा दूं। अब देखो आप लोग, ये है आर्मेचर है। कौन है? आर्मेचर। अच्छे से समझना, हाँ, ये कौन है? आर्मेचर। अब देखो इसमें क्या होता है, ये है, सही है ना, ये कौन है? आर्मेचर, है ना, ये आर्मेचर है। कौन है? ये आर्मेचर। अब क्या होता है, तुम ये बताओ मेरे को, ये ध्रुवों का, थोड़ा दूर बनाता हूँ ध्रुव इसका, जो आपको साफ साफ दिखाई देगा ना, ये अच्छे से दिखाई देना चाहिए। अब देखो, आपको पता है ना, ये ध्रुवों का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है। ये ध्रुवों का कौन सा चुंबकीय फ्लक्स है? मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है। कौन सा चुंबकीय फ्लक्स? मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। अब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स इस मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा? विरोध करेगा। घूम घूम के क्या करेगा? विरोध। आर्मेचर में जो चुंबक बनता है ना, वो चुंबकीय बल रेखाएं प्रेशर के साथ निकलकर, प्रेशर जब घूमेगा आर्मेचर, जब आर्मेचर ये घूमेगा ना, तो आर्मेचर में जो चुंबकीय बल रेखाएं बनती है, वो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल कर मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगी? विरोध करेगी। इसे ही आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहा जाता है। जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, उसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहा जाता है। अब बेटा याद रखो, तुम एक बात बताओ मेरे को आप लोग कि भाई, जब अब आर्मेचर में अगर चुंबक कम पड़ जाए, आर्मेचर में चुंबक कम पड़ जाए, सही है ना, जब आर्मेचर में चुंबक कम पड़ जाएगा तो मानो, एक बार देखना, इधर देखो आप लोग, अगर आर्मेचर में धारा ज्यादा है, अगर आर्मेचर में करंट ज्यादा होगी तो इसमें चुंबक ज्यादा बनेगा आर्मेचर में, और जितना आर्मेचर में चुंबक बनेगा उतना ही ये प्रेशर से साथ ये निकलेगा। हाँ, और प्रेशर के साथ निकलने के कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का उतना ही विरोध करेगा, और कुल फ्लक्स में क्या आएगी? कमी आएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसमें क्या करते हैं, आर्मेचर के तो श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ध्यान रखना, परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में, याद रख जो, परंतु कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में एक बाइंडिंग लगाई जाती है, उसे बोलते हैं कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। तो ये कंपेंसेटिंग बाइंडिंग क्या काम करती है? जो इस बाइंडिंग में जो चुंबक बनेगा ना, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग में जो चुंबक बनेगा, वो आर्मेचर के विपरीत दिशा में काम करता है। क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में लगाई जाती है, उल्टी लगाई जाती है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, परंतु विपरीत दिशा में लगाते हैं, जिसके कारण आर्मेचर बाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है, इसका विरोध कौन करेगा? कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा? विरोध करेगा। जब आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा, बार बार में आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा ना, तो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर पड़ जाता है। और जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर पड़ जाता है, तो ध्यान रखना, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि कंपेंसेटिंग बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स ने, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स ने आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का क्या कर दिया है? विरोध। जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर पड़ गया तो यूं निकलता है धीरे धीरे। अब जब धीरे धीरे निकलेगा यूं, बस धीरे धीरे ऐसे निकलता है। जब ऐसे धीरे धीरे ये निकलेगा चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर का, तो बताओ ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का अच्छे से विरोध कर पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स में दम ही नहीं रही है। अब दम रही है क्या? क्यों? किसने निकाली इसकी दम? कंपेंसेटिंग बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स ने आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स की दम निकाल दी। हाँ, विरोध कर करके इसकी क्या निकाल दी? दम। जब दम ही निकाल दी तो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स
देखो बेटा बिल्कुल धीरे धीरे निकल तो रहा है, क्योंकि तो घूमेगा आर्मेचर। हाँ, तो आर्मेचर की चुंबकीय बल रेखा निकल तो रही है, लेकिन कमजोर निकल रही है। क्यों निकल रही है कमजोर? क्योंकि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है जो आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। जो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण जिसके कारण जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है, जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है, इस पर आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का कम प्रभाव पड़ता है। सही बात है, नहीं? कम प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर है। जब कम प्रभाव पड़ेगा आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का, इसका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, इसका मतलब बढ़ गया है या फुल मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है, वोल्टेज पूरी आ जाएगी। सही बात है कि नहीं है? अब क्या होता है, अब बताओ, जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर पड़ रहा है तो क्या ये मुख्य ध्रुव विचुंबकित हो सकते हैं? क्या नहीं होंगे? चल के बताओ, यहां का चुंबक नष्ट हो सकता है कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर है, खुद ही कमजोर है। तो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य ध्रुवों के चुंबकीय फ्लक्स का अच्छे से विरोध नहीं कर पाता है। इसका मतलब इनको विचुंबकित नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? विचुंबकित नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए क्या कहते हैं कि कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव दूर होगा? विचुंबकीय। इसके द्वारा भी विचुंबकीय प्रभाव कम होगा। क्यों? क्योंकि चुंबक के ध्रुव विचुंबकित नहीं हो पाते हैं, इसका नष्ट नहीं हो पाता है चुंबक। क्यों नष्ट नहीं हुआ? क्योंकि आर्मेचर का चुंबक खुद ही कमजोर पड़ जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझाता हूं। इस प्रकार की विधि में आर्मेचर के तो श्रेणी क्रम में परंतु विपरीत दिशा में, इस प्रकार की विधि में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में परंतु विपरीत दिशा में एक कंपेंसेटिंग बाइंडिंग लगाई जाती है। कौन सी बाइंडिंग? कंपेंसेटिंग बाइंडिंग लगाई जाती है। इस बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, इस बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा? विरोध करेगा। आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा? विरोध करेगा, जिससे आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर पड़ जाता है। जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर पड़ेगा तो यह मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का अच्छे से विरोध नहीं कर पाता है। जब मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध नहीं होगा तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स नष्ट नहीं होता है, इसमें बना रहता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स, ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स नष्ट नहीं होता है तो हमारे पास में चुंबकीय फ्लक्स अधिक रहता है। चुंबकीय फ्लक्स अधिक रहेगा तो वोल्टेज भी बोलो अधिक आएगी कि नहीं आएगी? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब याद रखना, देखो अब इसमें क्या होता है, अब देखते हैं, चलो इसको भी देखते हैं। अब क्या होता है, देखो इस प्रकार की विधि में, आराम से देखो, इस प्रकार की विधि में, इस विधि में मोटे तार कम टर्न, याद रखना, मोटे तार कम टर्न की बनी होती है। मोटे तार कम टर्न, हाँ जी, मोटे तार कम टर्न, सही है ना? मोटे तार कम टर्न, तांबे के तार की कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, मोटे तार कम टर्न, तांबे के तार की कंपेंसेटिंग बाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी में, बोलो सही है ना? आर्मेचर के श्रेणी में, परंतु विपरीत दिशा में, सही है ना? किस दिशा में? विपरीत दिशा में लगा दिया जाता है, लगा दिया विपरीत दिशा में, है ना? विपरीत दिशा में, है ना? विपरीत दिशा में पोल शू पर लगा दिया जाता है, पोल शू पर लगा दिया जाता है। इधर देखो, ध्यान रखना, ये जो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग होती है ना, वो जो मेन ध्रुव होते हैं उनके नीचे का भाग होता है ना, जो थोड़ा सा चौड़ा होता है, उसके ऊपर ये लगा दी जाती है। तो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग पोल शू के ध्रुवों पर लगी होती है। किस पर लगी होती है? पोल शू के ध्रुवों पर। पोल शू क्या होते हैं? देखो मैं बताता हूँ पोल शू क्या होता है। ये देखो मेन ध्रुव है एन, ये मेन ध्रुव है, इसके नीचे का भाग, ये देखो ये नीचे का भाग, ये वाला, ये पोल शू कहलाता है। ये चौड़ा भाग होता है ना, ये पोल शू कहलाता है, ये चौड़ा भाग। इस पर कंपेंसेटिंग बाइंडिंग लगा दी जाती है।
इस पर क्या लगा दी जाती है दोस्तों, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। सही है ना, क्या लगा दी जाती है दोस्तों, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। किस पर लगी होती है, पोल्स ऊपर। जहां तक वहां तक है ये दोस्तों मुख्य ध्रुवों पर ही लगी होती है, लेकिन यहाँ नीचे तक आती है। तो तुमसे पूछ ले बताओ कि कंपेंसेटिंग बाइंडिंग कहाँ लगी होती है, पोल्स ऊपर। कहाँ लगी होती है, पोल्स ऊपर लगी होती है। अब क्या होता है, अब देखो नीचे पूरे पे नहीं लगी होती, थोड़ा सा ऊपर होता है ये। इसको एक टर्न को और हटाता हूँ, देखो ऐसे ग्राफ आता है ये, तो ये थोड़ा चौड़ा होता है, यहाँ से ऐसे आती है, तो थोड़ी सी पोल्स के लगभग ऊपर रहती है, ध्यान रखना। तो किस पर लगी होती है, पोल्स ऊपर लगा दिया जाता है। अब देखो याद रखना, इस वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, इस वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, सही है ना, इस वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करके, आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स, आर्मेचर के चुंबकीय विपरीत दिशा में लगता है, इसके में तो विरोध ही करेगा ये आर्मेचर का। आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करके, आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करके, सही है ना, आर्मेचर प्रतिक्रिया का, आर्मेचर प्रतिक्रिया का, आर्मेचर प्रतिक्रिया का बीच चुंबकीय प्रभाव कम करता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया का बीच चुंबकीय प्रभाव कम करता है। बोलो कौन सा प्रभाव कम करेगा दोस्तों, बीच चुंबकीय प्रभाव कम करता है। बोलो समझ में आ रहा है ना, कौन सा प्रभाव कम करेगा, ये बीच चुंबकीय प्रभाव कम करता है। बोलो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बोलो निवारण कितने हो गए, दो। पहला ध्रुवों पर बाइंडिंग के अतिरिक्त टर्न करके, दूसरा कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके। यह बाइंडिंग कहाँ लगी होती है दोस्तों, आर्मेचर के किस क्रम में होगी, श्रेणी क्रम में, परंतु विपरीत दिशा में लगी होती है। सही है ना, पोल्स ऊपर इसको लगा दिया जाता है। अगला, इस बाइंडिंग में मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होता है। इस बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है जो आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। ये आर्मेचर है, इसका जो मुख्य जो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है, आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा, जिससे आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स कमजोर पड़ जाता है। जब इसमें खुद में दम नहीं रहेगी तो क्या मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का फिर ये खुद विरोध कर सकता है, क्या नहीं करेगा। समझ में आ गया। तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स बीच चुंबकित नहीं होता है, बीच चुंबकित नहीं होगा तो पूरा चुंबक बना रहता है जनरेटर में, वोल्टेज अधिक आती है कि नहीं आती। बोलो क्लियर हो गया। तो बताओ आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव कम होता है, बीच चुंबकीय प्रभाव। अगला ध्यान रखना, पहली बात कंपेंसेटिंग बाइंडिंग कैसे तारों की, मोटा तार कम टर्न, किसके श्रेणी क्रम में लगी होती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में, राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में, एसएससी जेईएन के पेपर में यह क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ कंपेंसेटिंग बाइंडिंग कहां लगी होती है, पोल्स ऊपर लगाई जाती है। कहां लगाई जाती है, पोल्स ऊपर, जो मेन ध्रुवों के नीचे। अगर पोल्स ऑप्शन में नहीं है तो मेन ध्रुव करने हैं, ठीक है। तो मेन ध्रुवों के नीचे जो पोल्स होते हैं उस पर इस बाइंडिंग को लगा दिया जाता है। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो बताओ ये कंपेंसेटिंग बाइंडिंग कैसे तार की, मोटा तार कम टर्न। जिसका तार मोटा होता है ना, इसके प्रतिरोध का मान तो क्या होता है, निम्न, और प्रतिघात का मान क्या होता है, उच्च होता है। सही है। तो तुमसे पूछ लेगा बताओ कंपेंसेटिंग बाइंडिंग में गुण कौन सा होता है, तो इसके प्रतिरोध का मान निम्न और प्रतिघात का मान उच्च होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है, समझ में आ रहा है। तो देखो इसको मैं बगल में लिख देता हूं, हाँ जी देखो इस बगल में लिख रहा हूं मैं, इसको याद रख लेना है ना। इस बाइंडिंग कौन सी, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग लिख देता हूं ना, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, हाँ जी कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। मजा तो आता है ना पढ़ने में, कंपेंसेटिंग, एक एक चीज क्लियर हो रही है ना, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। सही है ना दोस्तों, क्या क्वेश्चन था वो, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। सही है ना। तो देखो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध, प्लीज अपने दोस्तों से जरूर बोलो, निम्न प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिघात होता है, उच्च प्रतिघात होता है। बोलो सही है ना। बोलो निम्न तो प्रतिरोध और उच्च क्या होगा, प्रतिघात होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे तारों की बनी होती है, मोटे तार की। बोलो क्लियर। अब ध्यान रखना, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग होती है ना, उसके टर्मिनलों की पहचान C1 और C2 होती है, C1 और C2 होती है, ध्यान रखना। तो देखो इसके टर्मिनल की पहचान, इसके टर्मिनल, इसके टर्मिनल पहचान सिरे, पहचान सिरे, इसके टर्मिनल पहचान सिरे C1 C2 होते हैं,
C1 तथा C2 होते हैं। बोलो सही है ना? बोलो क्या होंगे? C1 तथा C2 होते हैं। अब देखो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या बताई थी बताओ? मैंने बताई थी देखो CD, क्या बताई थी? CD, C से सीरीज जनरेटर और D से D1 और D2। तो बताओ सीरीज जनरेटर में पहचान क्या होगी सीरीज बाइंडिंग के टर्मिनलों की? D1 और D2। फिर बताई थी मैंने संट बाइंडिंग, संट बाइंडिंग में बताई थी मेरे दोस्त संट बाइंडिंग। देखो से संट बाइंडिंग E1 और E2, E से E1 और E2। देखो साईनाथ से संट बाइंडिंग E से E1 E2। तो बोलो संट बाइंडिंग के टर्मिनल की पहचान E1 E2 और CD यानी कि D1 और D2। अब देखो ध्यान रखना, अब याद रखना कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। तो देखो काशी में गंगा, तो देखो काशी कैसे कंपेंसेटिंग बाइंडिंग? C से C1 C2, काशी में गंगा, किसमें? काशी में गंगा, यानी कि कैसे कंपेंसेटिंग बाइंडिंग? C1 और C2, काशी C1 और C2, का से कंपेंसेटिंग बाइंडिंग काशी में गंगा, का से कंपेंसेटिंग बाइंडिंग काशी में गंगा, काशी C से C1 और C2। तो बताओ काशी में गंगा कंपेंसेटिंग बाइंडिंग के टर्मिनलों की पहचान क्या होगी? C1 और C2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? तो बताओ आज के दोनों निवारण आपके समझ में आए ना? बोलो क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया? क्लियर हो गया ना? अब देखो अगली बात आती है, देखो तीसरा निवारण क्या होता है इसका? आर्मेचर रिएक्शन का तीसरा निवारण करते हैं। मजा तो आ रहा है ना? देखो जिन्होंने कल क्लास ली थी आर्मेचर रिएक्शन की, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन खोलूंगा यहीं, आपके सब कुछ समझ में आएगा। बताओ कंपेंसेटिंग बाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की बनी होती है, जिसके प्रतिरोध का मान निम्न और प्रतिघात का मान क्या होता है? उच्च होता है। इसके टर्मिनल की पहचान C1 C2 होती है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी होती है, परंतु विपरीत दिशा में लगी होती है। कैसी दिशा में लगी होती है? विपरीत दिशा में लगी होती है। सही है ना? अब देखो तीसरा निवारण क्या होता है? तीसरा निवारण देखो, आ जाओ, तीसरा निवारण क्या है? तीसरा निवारण है देखो आर्मेचर तथा ध्रुव के मध्य, आर्मेचर तथा ध्रुव के मध्य एयर गैप करके है। क्या करके? एयर गैप। अब देखो एयर गैप करके है ना, क्या करके? एयर गैप। अब एयर गैप क्या होता है? अब देखो आप लोग एयर गैप करके, ये क्या चीज है? सुनो, एयर गैप यानी कि वायु अंतराल। क्या है? वायु अंतराल। समझ में आ रहा है ना? देखो वायु अंतराल ये क्या चीज है? अब देखो वायु अंतराल क्या चीज है। अब ये क्या पॉइंट होता है? तीसरा है। क्या है? तीसरा। अब ये क्या होता है? सुनो, अब यहां पर आओ, आप लोग यहां आओ, समझो एक चीज, फिर दोबारा समझो। अरे बिल्कुल माइंड में सेट करेंगे हम आपके। अब देखो ये तो है आर्मेचर, बस तुम्हारा साथ चाहिए मेरे को। मार्केट में अभी आया हूं बस। देखो आज 14वीं क्लास है, उसके अंदर इतने सब्सक्राइब हो गए हैं, वो आपका प्यार है और मेरी मेहनत है इस प्लेटफॉर्म पर। आए कि नहीं? तो ऐसे ही प्यार मिलता रहा और ऐसे ही सब कुछ सही रहा तो देखना आपके लिए मैं कैसे कैसे इस चैप्टर को मैं उंगलियों पे गिनाऊंगा। बस जो मैं पढ़ा देता हूं उसके नोट्स बनाओ और फिर शाम को उसको पढ़ा करो, माइंड में लिया करो। जो पॉइंट समझ में नहीं आया तुमने क्या लिखा है, वीडियो को वापस देख लो एक बार और, लेकिन माइंड में सेट करो। समझ में आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? तो देखिएगा वायु अंतराल। अब ये क्या चीज है? देखो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य ध्रुवों के, किसका दोस्तों? मुख्य ध्रुवों के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है? विरोध करता है। उसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहते हैं। अरे ये तो सेट जबरदस्ती माइंड में घुस ही गया होगा अब तो, अब ये बाहर नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। क्या कि जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है? विरोध करता है। अब देखो क्या होता है, ये आर्मेचर है, इसका चुंबकीय फ्लक्स ये एरिया और ध्रुवों का ये एरिया। सही है ना? बोलो क्लियर है ना? अब क्या होता है मैं वो कह रहा हूं, देखो आर्मिया ये लो, ये लो, ये बीचों बीच ये आर्मेचर लो और ये लो, ये ध्रुव बढ़ गए। अब देखिएगा, देखो बीच में तो आर्मेचर वही जगह है, लेकिन ध्रुवों के मध्य गैप बढ़ा दिया। आर्मेचर तथा ध्रुवों के मध्य में क्या बढ़ा दिया? गैप बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? गैप। यहां पर वायु गैप बढ़ गया, तो यहां कौन काम कर रहा है? वायु। कौन काम कर रही है? वायु। गैप बढ़ा दिया तो वायु काम करेगी। तो याद रखना इस वायु के जगह, ये आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स है,
किसका चुंबकीय फ्लक्स है? आर्मेचर का। और ये मुख्य ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स है। बोलो सही बात है कि नहीं? अब क्या होता है, जहां वायु उत्पन्न होती है ना, तो इस वायु के गैप में एक गुण उत्पन्न होता है, रिलेक्टेंस। कौन सा होता है? रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस ध्यान रखना, कौन सा गुण होता है? रिलेक्टेंस। ये रिलेक्टेंस क्या चीज है? सुनो, ये रिलेक्टेंस को बोलते हैं प्रतिष्ठंब। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठंब अनिच्छा। क्या बोलते हैं? अनिच्छा या प्रतियास। प्रतियास ये प्रतिष्ठ में रिलेक्टेंस होता है। अब देखो इसके बारे में जानो। अब एक ट्रिक और बता देता हूं। कोई सा भी पेपर हो, अगर आपके 4 ऑप्शन हो, कौन से हो? 4 ऑप्शन। अरे क्वेश्चन कुछ भी हो लो, अरे मैंने क्वेश्चन बता दिया ना, क्वेश्चन कुछ भी हो छोड़ो, हाँ, लेकिन पेपर हो, कोई सी भी बुक हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर 4 ऑप्शन में ये लिख रहा है ना, निम्न प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करना, निम्न प्रतिष्ठम, आंसर आपका यही होगा। आंख मीच का ठोक के आना, चाहे देख लेना पेपर कॉपी चेक करके। अनिच्छा, निम्न अनिच्छा, जहां निम्न लिखा है ना, जहां निम्न रिलेक्टेंस होगा, आपका आंसर वही होगा। चाहे आज ही चेक करके देखना आप, 90.9% आपका वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ये तो ट्रिक रही, निम्न रिलेक्टेंस। तो ये रिलेक्टेंस क्या चीज होती है? सुनो, यह प्रतिरोध की भांति, प्रतिरोध की भांति चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा? विरोध करेगा। प्रतिरोध तो धारा का विरोध करता है, और रिलेक्टेंस चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है? विरोध करता है। तो देखो, जो चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा उसे तो बोलेंगे रिलेक्टेंस, और जो धारा का विरोध करेगा उसे बोलेंगे प्रतिरोध। अब बात आती है, जिस प्रकार विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या होता है? यह क्वेश्चन डीएमआरसी में भी आ चुका है। तो भाई, जिस प्रकार विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है ना, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस होता है, प्रतिष्ठ में। यह चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करेगा? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। और प्रतिरोध करंट का क्या करता है? विरोध करता है। और यह चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है। तो इस वायु गैप के अंदर यहां जो गैप आता है, इसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है, वो रिलेक्टेंस है। कौन सा गुण है? रिलेक्टेंस। अब ये रिलेक्टेंस गुण क्या करता है? वायु गैप में रिलेक्टेंस, ये आर्मेचर की चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा? विरोध करेगा। आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, जिससे आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का अच्छे से विरोध नहीं कर पाता। लेकिन ये वायु है, ये क्या है? वायु। तो वायु तो एक हवा है, और ये घूम रहा प्रेशर के साथ, तो इसका चुंबक में ज्यादा दम है। कौन से चुंबक में ज्यादा दम है? आर्मेचर के में चुंबक में मजबूत है ये। क्यों? क्योंकि ये तो हवा है। देखो हवा, और मैं इस झटके के साथ अगर इस हाथ को घुमा रहा हूं, तो हवा का कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो क्या होता है मेरे दोस्तों, यहां पर ये तुम वायु गैप उत्पन्न हो, वायु है तो एक, तो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा इसमें भी, परंतु इतना सा गुण उत्पन्न होता है रिलेक्टेंस, जो वायु गैप में जो प्रतिष्ठम गुण उत्पन्न होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स का विरोध कर रहा है, ये प्रतिष्ठम, ये ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स को विरोध नहीं कर सकता, आर्मेचर को, चुंबकीय फ्लक्स को नहीं रोक पाता। ये क्यों नहीं रोक पाया? क्यों? क्योंकि ये तो वायु है। क्या है? वायु है, और वायु, और ये प्रेशर के साथ आर्मेचर घूम रहा है, तो आर्मेचर का चुंबक तो प्रेशर के साथ निकल रहा है, और ये एक वायु है। सही है? तो ये क्या काम करता है? ओनली आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का 5% विरोध कर पाता है, यानी कि 5% ही चुंबकीय बल रेखाओं को रोक पाता है। याद रखना, ये नियम भी फिक्स है। कितने परसेंट? 5%। परंतु 95% तो आगे जा रही है। जब 95% जब चुंबकीय बल रेखाएं आगे जाएगी, तो कितने परसेंट कमी आ रही है? ओनली 5%। क्या करेंगे इसका? 5% ही विरोध हो पा रहा है। इसलिए इस विधि का उपयोग सबसे कम किया जाता है जनरेटर के अंदर। क्यों? क्योंकि आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स को ये कितना रोक पाएगी? 5% रोक पाती है वायु गैप विधि। तो तुमसे पूछ लेगा, बताओ कौन सी विधि का उपयोग सबसे कम किया जाता है? वो कौन सी होगी? वायु गैप विधि। बोलो क्लियर? अब बताओ, वायु गैप बढ़ाने पर, जब वायु गैप बढ़ाया है आपने इनके मध्य में, तो आर्मेचर रिएक्शन है, ये प्रतिक्रिया। बोलो आर्मेचर का कितने फ्लक्स कम हुआ है? 5%। तो 5% आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स में कमी हो गई, और कमी हो गई तो यहाँ 5% चुंबक बढ़ जाएगा। कौन का बढ़ेगा? ध्रुवों के मुख्य चुंबक का बढ़ेगा 5%। क्यों बढ़ा इसका तो बढ़ेगा, इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि रिलेक्टेंस ने आर्मेचर के चुंबक को रोक दिया। कितने परसेंट रोका है? 5%। तो 5% तो यहाँ ज़्यादा रहेगा ना,
चुंबकीय फ्लक्स, मुक्त चुंबकीय फ्लक्स। क्यों? क्योंकि ये विरोध ही नहीं कर पाएगा 5%, तो 5% को ये रोक देगा प्रतिष्ठम। सही बात है कि नहीं? इसलिए देखो अब ये 5% बीज चुंबक नहीं बन पाएंगे, चुंबक रहेगा या 5%, तो यह भी बीज चुंबक प्रभाव को कम करता है। अब तुमसे पूछ लेगा, बताओ वायु गैप बढ़ाने पर आर्मेचर, मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया का मान क्या होता है? मतलब आर्मेचर और ध्रुवों के मध्य में वायु गैप बढ़ाने पर आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित कोई नहीं, तो घटेगी भाई। क्यों? क्योंकि इसने आर्मेचर के चुंबक का कितने परसेंट विरोध किया है? 5%। लो भाई अब तुम यहाँ इसको पास कर दो, और जब तुमने पास कर दिया, लो पास कर दिया, तो वायु गैप कम हो गया, प्रतिष्ठम काम करेगा नहीं, तो पूरा चुंबक आर्मेचर का, बोलो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा? विरोध। यहां तो 100% आ रहा है आर्मेचर का चुंबक, और मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को दमादम खत्म कर रहा है। हाँ? और यहां कितने परसेंट रोक दिया इसने? 5%। किसने? वायु गैप ने। किसके गुण के कारण? रिलक्टेंस के कारण। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिएगा, बोलो समझ में आ रहा है ना? अच्छे से एक बार और देख लो, भले कोई बात नहीं। इस प्रकार की विधि में आर्मेचर तथा ध्रुवों के मध्य में, आर्मेचर तथा ध्रुवों के मध्य में, अब बताओ आपको रोकना कौन है ये बताओ। इस सुंदर चित्र को इधर देखो आप, लो एक बार और समझ लो। मेरे को तो पता है ना तुम्हारे कैसे कैसे लड़के देखते हैं, मुझे सब पता है कैसे होते हैं ITI वाले। हाँ, लेकिन बेचारों को कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है, वो रटने में लग रहे हैं इन चीज़ों को। तो बताओ, देखो ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है ये वाला, हाँ, और ये आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स है। आर्मेचर का चुंबक अगर मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को नष्ट कर देता है, इसे आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। यही तो बात है। अगर यहाँ वायु गैप उत्पन्न हो जाता है, तो ये वायु गैप आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स को रोकेगा। कितने परसेंट रोकेगा? 5%। तो बोलो 5%। फिर ये चुंबकीय फ्लक्स अपन का ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स है, इसका विरोध कर पाएगा क्या आर्मेचर का चुंबक? इसका नहीं कर, कमजोर हो जाएगा। 5% कमजोर हो गया। किसका चुंबक कमजोर हो गया? आर्मेचर का। जब 5% आर्मेचर का चुंबक यहाँ कमजोर हुआ है, तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स 5% बढ़ जाएगा। जब मुख्य चुंबकीय फ्लक्स 5% यहाँ बढ़ेगा, तो वोल्टेज में वृद्धि 5% होगी पहले की अपेक्षा। बोलो सही बात है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिएगा, कोई बात नहीं। देखो अब क्या होता है इस प्रकार की विधि में, देखो बहुत आप ये समझ लो, मैं तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली तुम्हें बता रहा हूं। तो देखो इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में मजा आ रहा है ना? इस प्रकार की विधि में आर्मेचर तथा सही है ना, आर्मेचर तथा ध्रुव के मध्य, आर्मेचर तथा ध्रुव के मध्य वायु गैप बढ़ाने पर सही है ना, वायु गैप बढ़ाने पर सही है ना, प्रतिष्ठिम्ब गुण के कारण, प्रतिष्ठिम्ब गुण के कारण सही है ना, प्रतिष्ठिम्ब गुण के कारण सही है ना, प्रतिष्ठिम्ब गुण के कारण सही है ना, प्रतिष्ठिम्ब गुण के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया का, आर्मेचर प्रतिक्रिया का सही है ना, आर्मेचर प्रतिक्रिया का विचुंबकीय प्रभाव कम होता है, विचुंबकीय प्रभाव कम होता है। बोलो कौन सा प्रभाव कम होता है? विचुंबकीय प्रभाव कम होता है। देखिएगा कौन सा प्रभाव कम होता है? विचुंबकीय प्रभाव सही है ना, विचुंबकीय प्रभाव कम होता है। बोलो क्लियर है ना? बोलो कौन सा प्रभाव कम होगा बेटा? विचुंबकीय प्रभाव सही है ना। अब देखो इसके कारण, नोट क्या कहता है, इसके कारण आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स, आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स को ही तो रोकता है, और हमें आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स को रोकना है। भाई आर्मेचर का चुंबक ही तो इसको विरोध कर रहा है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध कौन कर रहा है? आर्मेचर का चुंबक। तो हमें आर्मेचर का चुंबक ही तो रोकना है। अगर ये रुक गया तो फिर तो फुल फ्लक्स आएगा। तो बताओ आर्मेचर का, इसके कारण आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स का, आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स 5% ही कम होता है। इसके कारण इस विधि का उपयोग कम किया जाता है, सबसे कम किया जाता है। इसके कारण इस विधि का उपयोग
इस विधि का उपयोग, समझ में आ रहा है ना यार, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। इस विधि का उपयोग सबसे कम किया जाता है, सबसे कम किया जाता है। सबसे कैसा करोगे दोस्तों, कम किया जाता है। बोलो क्लियर हो गया ना। अरे तुम्हें फालतू रामायण याद नहीं करनी, बस केवल ये याद करना है, ये भी चुंबकीय प्रभाव होता है और वायु गैप बढ़ाने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया घटती है। बोलो क्लियर हुआ गया, नहीं हुआ। बस दो ही चीज़ याद रखनी है और कुछ नहीं आएगा इनमें से। याद रखनी है कौन कौन सी विधि प्रयोग होती है। अगली बात होती है देखो तीसरी, चौथी जो विधि होती है, चौथी होती है ध्रुवों के एक तिहाई भाग पर, अरे सही है ना, ध्रुवों के एक तिहाई भाग पर खांचा करके। अब देखो इसमें क्या होता है, ये भी व्यवष्ट मोष्ट है। बोलो भाई, अब इसमें बताता हूँ देखो अच्छे से। अब क्या होता है यहाँ पर, आप अच्छे से देखना, यहाँ पर है ना। अब देखो आप लोग इधर देखना। अब बताओ, आप बताओ, चित्र को देख के अपन सब चीज़ करेंगे हल, क्योंकि टेक्निकल डायग्राम से समझ में आती है, इसके बिना क्वेश्चन हल नहीं हो सकते हैं। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे, यस सही है ना। अब बताओ देखो, ये तो मुख्य बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है, ये किसका बाइंडिंग का है, मुख्य बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, और ये भी मुख्य बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है। बीच में कौन घूम रहा है, आर्मेचर। कौन घूम रहा है, आर्मेचर घूम रहा है। तो देखो आर्मेचर यहाँ से निकलेगा, तो देखो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स एक तो यहाँ, और एक आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स यहाँ प्रभाव डाल रहा है, सही है ना। तो देखो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है। तो देखो यहाँ का चुंबक नष्ट होता है एक तो, और एक यहाँ का नष्ट होता है। बोलो सही है ना। एक तो यहाँ का नष्ट हुआ और एक यहाँ का नष्ट हुआ। क्यों, क्योंकि जब ये घूमता है ना, एक तो इसने प्रेशर डाला, एक इधर से प्रेशर डाला, सही है। तो देखो यहाँ का चुंबक कम हुआ, यहाँ का चुंबक कम हुआ। जब कुल फ्लक्स में क्या आ गई है, कमी आ गई है। कुल फ्लक्स में क्या आ गई है दोस्तों, कमी आ गई है। तो देखो एक तो यहाँ का चुंबक बचा है, एक यहाँ का चुंबक बचा है। अब बताओ, जब कुल फ्लक्स में कमी आ गई तो प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होगा, घटेगा। अरे प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होगा, घटेगा ना। अब क्या होता है कि मैं एक काम करूं, क्या आपको क्या काम करूं भाई, माना पहले से चुंबकीय बल रेखाएं फुल है। ये तो शुरू की बात है। कब की है, शुरू की, जब आर्मेचर घूमा नहीं है, इस पर लोड लगा नहीं है आर्मेचर पर, और ये शुरू की बात है। तो बताओ पूरा चुंबक आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जैसे ही आर्मेचर का चुंबक उत्पन्न होएगा, लोड लगेगा, आर्मेचर में चुंबक उत्पन्न होएगी, तो इसका ये क्या करेगा, विरोध। इससे ये क्या करेगा, विरोध। और कुल फ्लक्स में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी ना। इसलिए मैं क्या करता हूं, कुल फ्लक्स में कमी नहीं आनी चाहिए, पूरा चुंबक इसी में रहना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ एक तिहाई भाग पर खांचा कर देते हैं। यहाँ पर ही वायु गैप कर दिया, एक तिहाई, यहाँ पे भी एक तिहाई भाग पर खांचा कर दूं, यहाँ खांचा कर दिया मैंने। अब यहाँ खांचा करने से क्या है, इस वायु में गैप आ गया, वायु गैप आ गया, और इस वायु गैप के कारण एक गुण उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं प्रतिष्ठिम गुण। अभी बताया था मैंने प्रतिष्ठिम, रिलैक्टेंस। और वो क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है। वो क्या काम करता है, चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करता है, विरोध, जिसके कारण यहाँ की चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ कौन सा गुण उत्पन्न हो गया, प्रतिष्ठिम वायु गैप में, तो यहाँ की चुंबकीय बल रेखाएं नीचे चल जाती है। क्यों, क्योंकि ये वायु गैप के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध हो चुका है। तो यहाँ की चुंबकीय बल रेखाएं सारी की सारी कहाँ चले गई, नीचे, ये नीचे आ गई, और यहाँ की कहाँ चल जाएगी, ऊपर। अब बताओ आर्मेचर का चुंबक, ये तो ऊपर गई और यहाँ की कहाँ गई, नीचे। अब आर्मेचर का चुंबक कितने की टकरा ले, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, कितने की विरोध कर ले, कुल फ्लक्स में कमी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्या कारण है बताओ, क्योंकि यहाँ का चुंबक तो कहाँ चला गया, नीचे, और यहाँ का चुंबक कहाँ चला गया, ऊपर। तो चुंबक यहाँ तो है नहीं। अरे भाई गोली यही तो चल रही है, तो चुंबक, एक बात बताओ, अरे पूरे सैनिक यहाँ थे, फुल सैनिक, हाँ, अब यहाँ से सैनिक हटा दे, यहीं गोली आ रही है, यहाँ के सैनिक यहाँ कर दिए, यहाँ के सैनिक यहाँ कर दिए। अब आर्मेचर कितनी गोली ने छोड़ लेना, बताओ, अब यहाँ कोई फर्क पड़ेगा कि इस पर, हाँ, कुल फ्लक्स में कोई कमी नहीं आएगी। फिर क्यों, क्योंकि यहाँ का चुंबक तो नीचे और यहाँ का चुंबक ऊपर, तो कुल फ्लक्स में कमी नहीं आएगी, तो फुल वोल्टेज आएगी कि नहीं आएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान रखना, देखो एक तो ये हो गया ना, तो देखो एक यह हो गया,
यहाँ तो चुंबक है नहीं और यहाँ चुंबक है, तो यहाँ का चुंबक यहाँ चला गया और यहाँ का चुंबक यहाँ चला गया, तो ये क्रॉस बन गया। क्या बन गया? क्रॉस। तो याद रखना इस प्रभाव, इस 1/3 भाग पर खांचा करने से आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्रॉस चुंबकीय प्रभाव दूर होता है। कौन सा प्रभाव दूर होता है? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव दूर होता है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, तो देखो इस प्रकार की विधि में वायु गैप करने से, सही है ना, तो देखो इस प्रकार की विधि में सबसे इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार की विधि में, सही है ना, इस प्रकार की विधि में ध्रुव के 1/3 भाग पर खांचा करने से, सही है ना, 1/3 भाग पर खांचा करने से, 1/3 भाग पर खांचा करने से, अच्छे से सुना, बहुत अच्छी क्लास चल रही है आज जो क्लास है ना, बहुत मतलब आपकी बिल्कुल क्लास, सीरियस क्लास है आज। आपको समझो इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो देखो 1/3 भाग पर इस प्रकार की विधि में ध्रुव के 1/3 भाग पर खांचा करने से, 1/3 भाग पर खांचा करने से आर्मेचर प्रतिक्रिया का, आर्मेचर प्रतिक्रिया का, सही है ना, आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्रॉस चुंबकीय प्रभाव कम होता है। क्रॉस चुंबकीय प्रभाव, क्रॉस बन रहा था ना, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव कम होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा प्रभाव कम होगा? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। बोलो दोनों समझ में आ गए? तो बोलो तीसरा है आर्मेचर तथा ध्रुवों के मध्य वायु गैप करने पर। जब गैप करते हैं तो कौन सा गुण उत्पन्न होता है? प्रतिष्ठम, जो आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का रोकेगा, उसका विरोध करेगा। और कितने % रोक पाएगा उसको? 5% ही रोक पाता है आर्मेचर के चुंबक को। और आपको रोकना किसको है? आर्मेचर के चुंबक को ही रोकना है, क्योंकि आर्मेचर का चुंबक ही मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या कर रहा है? इसमें विरोध कर रहा है। तो बताओ दोस्तों, यह विधि सबसे कम प्रयोग लेंगे ना। अगली 1/3 भाग पर खांचा करने से, यहां पर खांचा कर दिया तुम लोगों ने, तो देखो मेरे दोस्तों यहां पर अब खांचा कर देते हैं अपन लोग। तो देखो यहां पर एक खांचा कर दिया है और यहां पर भी खांचा कर दिया है। इस वायु गैप के कारण यहां की चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं नीचे चले गई और यहां की कहां चले गई? ऊपर। बता कोई फ्लक्स में कोई कमी आई है कि फिर कोई कमी नहीं आएगी? इसलिए इसमें कौन सा प्रभाव कम होगा? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया ना। अब देखो इसमें आगे जो पॉइंट है, इसकी लास्ट विधि है, 5वीं पर क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ जी चलें। अब देखो आपको ये तो पता है ना, अब इसके बाद में आगे जो चलते हैं, चलो लास्ट विधि करा देते हैं इसकी, है। अब देखो अब क्या होता है, अब देखिएगा इसमें, अब लास्ट जो विधि आती है, इसकी जो लास्ट विधि होती है वो होती है, ध्यान रख जो, वो विधि क्या है? वो विधि है लास्ट जो 5वीं विधि होती है, वो विधि है कार्बन ब्रुश को, कार्बन ब्रुश को MNA अक्ष पर रखने पर, कार्बन ब्रुश को MNA अक्ष पर, MNA अक्ष पर रखने पर, सही है ना, MNA अक्ष पर रखने पर, ये 5वीं विधि है, लास्ट है इसका। अब याद रखना मैंने बताया कि देखो दोस्तों यहाँ पर ये वाला है और यहाँ पर ये वाला, सही है ना। अब देखो ये चुंबकीय फ्लक्स तो ये ऐसे जा रहा है, सॉरी इसका देखते बनाता हूँ मैं भी, इसका देखो ये है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं ये ऐसे जा रही है ना, अरे सही है ना, सही है ना। अब ये आर्मेचर है, सही है ना। अब इसके देखो लंबवत में, इसके लंबवत में, बिल्कुल लंबवत, ये चुंबकीय बल रेखा, ये जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसके अभी लंबवत क्या है? MNA। क्या है? MNA पर ही कार्बन ब्रुश को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट पर, इस एंगल पर, यहाँ पर, इस एंगल पर मैग्नेट जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, वो न्यूट्रलाइजेशन होता है। मैग्नेट है जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, वो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन, जिसके कारण यहां पर ये लंबवत आता है जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है। इस स्थिति में आर्मेचर का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, जो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स होता है वो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, तो इसके अंदर मैग्नेट चुंबकीय फ्लक्स न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण याद रखना मेरे दोस्तों EMF का मान 0 होता है।
जब आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का मान शून्य हो गया अचानक, तो आर्मेचर करंट शून्य, आर्मेचर करंट शून्य होगी तो आर्मेचर में चुंबक नहीं बनता है, और ये आर्मेचर के चुंबक नहीं बनने के कारण यह जो क्या बोलते हैं मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का अच्छे से विरोध नहीं कर पाता है। अचानक ही होता है, पल सेकंड के लिए होती है चीजें। क्यों? क्योंकि आर्मेचर तो रेगुलर घूमता है। ऐसे नहीं है कि अगर यहां में अगर इसके अंदर वोल्टेज शून्य हो गई तो क्या अपने को प्राप्त हो सकती है कि वोल्टेज? ऐसे थोड़ी होता है, ये तो पल सेकंड के लिए होता है। तो ध्यान रखना, इसमें इस पोजीशन पर एमएनए अक्ष पर अगर ब्रुश रखोगे तो इस एमएनए अक्ष पर घूम के ऐसे आता है ना, तो पल सेकंड के लिए इस अक्ष पर ईएमएफ का मान क्या होता है? शून्य होता है, जिससे आर्मेचर का चुंबक बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। आर्मेचर का चुंबक कमजोर पड़ गया खुद ही, तो बताओ जब आर्मेचर का चुंबक ये कमजोर पड़ चुका है तो क्या मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध कर सकता है कि विरोध नहीं कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर ईएमएफ का मान अचानक क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। तो याद रखना, देखो ये एमएनए इधर आ गई है, तो एक इधर का अक्षर होगा, ये ऐसे होगी इससे ना, और बीच में क्या होगा? जीएनए। तो ये चिन्ह बन रहा है, ये क्रॉस चुंबकीय प्रभाव है। ध्यान रखना, जूनियर इंस्ट्रक्टर राजस्थान कॉलेज आईटीआई कॉलेज का जो लेक्चरर भर्ती थी कॉलेज की, जूनियर इंस्ट्रक्टर की, उस बायरमैन के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बन ब्रुश को एमएनए पर रखने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव समाप्त होता है। याद रखना, जूनियर इंस्ट्रक्टर के पेपर में आ चुका है। तो एमएनए अक्ष पर रखने पर कौन सा प्रभाव है? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। कौन सा? क्रॉस चुंबकीय। अब देखो तुम्हें माइंड में बिल्कुल सेट कर देता हूं। देखो अगर तुमने यहां गैप दिया, यहां गैप दिया, ये भी क्रॉस बन गया, सही है, और कार्बन ब्रुश से इधर रखी है, ये भी क्रॉस बन गया। तो दो विधि द्वारा क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होगा, दो विधि द्वारा, एक तो वायु, एक तो 1/3 भाग पर खांचा करने से, और एक कार्बन ब्रुश को एमएनए पर रखने पर, बस। और बाकी 3 विधि द्वारा बीच चुंबकीय प्रभाव। अब तो याद हो गया। बताओ, 2 विधि द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया का 2 विधि द्वारा क्रॉस चुंबकीय प्रभाव समाप्त होएगा। एक तो कौन सा बताओ? एक तो होता है आर्मेचर के ध्रुवों पर, मुख्य ध्रुवों पर 1/3 भाग पर खांचा करके, और एक कार्बन ब्रुश को एमएनए अक्ष पर रखने से, सही है ना। तो देखिएगा अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब क्या होता है? अब इसमें इस विधि के द्वारा बताओ एमएनए अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है? शून्य होता है। याद रखना क्या होगा? शून्य। इस अक्ष पर इस स्थिति में जैसे ही आर्मेचर आता है तो पल सेकंड के लिए, क्यों? ये तो फटाफट घूमता है ना आर्मेचर, तो पल सेकंड के लिए इसमें प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है? शून्य होता है। किसमें? आर्मेचर में। तो देखो इस विधि में सही है ना, कार्बन ब्रुश को एमएनए पर रखने पर सही है ना, एमएनए पर रखने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का सही है ना, किसका? आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्रॉस चुंबकीय प्रभाव समाप्त होता है। क्रॉस चुंबकीय प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉस चुंबकीय प्रभाव समाप्त होता है। बोलो कौन सा प्रभाव? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव समाप्त होता है, सही है ना, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव समाप्त होता है। बोलो निवारण याद हो गए ना। अब देखो निवारण के लिए मैं बताता हूं, दोबारा बोलो। आर्मेचर, आज का पॉइंट पढ़ाया था मैंने, आर्मेचर प्रतिक्रिया के निवारण। क्या पढ़ाया था मैंने? आर्मेचर प्रतिक्रिया के निवारण। आर्मेचर प्रतिक्रिया के निवारण में कितनी विधि होती है? 5। पहला होता है ध्रुवों पर बाइंडिंग के अतिरिक्त टर्न करके। इस पर अब तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें केवल याद रखना है ध्रुवों पर बाइंडिंग के अतिरिक्त टर्न करके। फिर क्या याद रखना? इसमें याद रखना है इस विधि द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया का बीच चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अगला कंपेंसेटिंग बाइंडिंग करके। यह बाइंडिंग किस क्रम में लगी होती है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, लेकिन की दिशा में, विपरीत दिशा में। 2 क्वेश्चन हो गए। कैसे तारों की बनी होती है? मोटे तार कम्यूटेटर की। 3 क्वेश्चन हो गए। किस इसमें गुण कौन सा होता है? प्रतिरोध का मान निम्न, प्रतिघात का मान उच्च होता है। इसके टर्मिनलों की पहचान C1 और C2 होती है। आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स और कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स कार्य करते हैं एक दिशा में, एक दूसरे विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? इसके बाद में जो क्वेश्चन उठेगा, बताओ कंपेंसेटिंग बाइंडिंग के द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव दूर होता है?
बीच चुंबकीय प्रभाव। बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद में नीचे आओ दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि आर्मेचर तथा ध्रुवों के मध्य वायु गैप करके, सही है। क्वेश्चन क्या उठेगा, ध्रुवों के मध्य वायु गैप बढ़ाने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, घटती है बढ़ती है, घटती है। वायु कितने परसेंट कमी आती है, 5% रोक पाती है आर्मेचर के चुंबक को। सबसे कम विधि कौन सी प्रयोग करते हैं, वायु गैप वाली विधि। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद में चौथी विधि क्या आती है, चौथी विधि आती है ध्रुवों के 1/3 भाग पर खांचा करके। इस प्रकार की विधि में अब कुछ नहीं आना, इस प्रकार की जब ध्रुवों के 1/3 भाग पर खांचा करोगे तो क्रॉस बनेगा ना। इस विधि द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव समाप्त होता है, क्रॉस चुंबकीय। हटाओ इसको। इसके बाद में आओ पांचवी विधि, कार्बन ब्रुश MNA अक्ष पर रखने पर, MNA इधर है तो ये भी क्रॉस बन रहा है ना, दो विधि क्रॉस पे काम करेगी बस, ठीक है। बाकी सब बीच चुंबकीय होगा। अरे समझ में तो आ जाएगा ना, आपके जीवन में नहीं भूलने दूं तो बताना। MNA अक्ष पर कार्बन ब्रुश को कौन से अक्ष पर रखा जाता है, MNA अक्ष पर। MNA अक्ष पर रखने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव समाप्त होता है, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। बोलो बिल्कुल माइंड में सेट, पांचों विधि हुई कि नहीं हुई, हो गई ना, मजा आ गया ना। अब देखो आज का अगला पॉइंट क्या होता है, निवारण हो गए फिर क्वेश्चन करेंगे। अब देखो अगला जो पॉइंट है, निवारण कंप्लीट हो चुके, अब तो पॉइंट है अगला। देखो दोस्तों, चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबकीय अक्ष की बात चल रही है, केवल चुंबकीय अक्ष की बात चल रही है, ओनली चुंबकीय अक्ष। देखो हाँ जी, कल मैंने पढ़ाए थे तुम्हें, जो आज लड़के क्लास ले रहे हैं वो कल की क्लास जरूर लें, जब पॉइंट सब समझ में आएंगे। तो देखो दोस्तों, चुंबकीय अक्ष कल मैंने पढ़ाया था आपको, कम्यूटेटर अक्ष पढ़ाया था, MNA पढ़ाया था, GNA पढ़ाया था, ब्रुश अक्ष पढ़ाई थी, सही है ना, ये सारी चीज पढ़ा दी। अब ये रह गया कौन सा, चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो देखो दोस्तों, चुंबकीय अक्ष क्या होता है, ये एक तो N ध्रुव और ये X ध्रुव, सही है ना। तो देखो ध्यान रखना, S ध्रुव और N ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, सही है ना, S ध्रुव और N ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा ही चुंबकीय अक्ष कहलाती है। यह क्वेश्चन 10-20 दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले टेक्नीशियन 2 यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि N ध्रुव तथा S ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। बोलो क्या कहलाएगी दोस्तों, चुंबकीय अक्ष। एक बार और, N ध्रुव और S ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, चुंबकीय अक्ष। मैं वादा करता हूं जिन दोस्तों ने डीसी जनरेटर के लेक्चर नंबर 1 से, और अगर रेगुलर क्लास ले रहा है ना वो, और फिर आप पेपर सॉल्व करो, कोई सी भी बुक हो, आप अब होने लग गई होगी। अब 60% ये 70% चैप्टर हो चुका है, अब करीब करीब क्वेश्चन निकल रहे होंगे। वादा करता हूं, सच बोलना, निकल रहे कि नहीं निकल रहे आप पे क्वेश्चन, कमेंट जरूर करें अगर आपको मजा आ रहा हो तो, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, अब क्या होता है, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, कमेंट जरूर किया करो आप लोग। तो देखिएगा, एन चुंबक के, और दोस्तों से बोलो प्लीज, चुंबक के एन ध्रुव, चुंबक के कौन से ध्रुव, एन ध्रुव तथा एस ध्रुव, सही है ना। चुंबक के एन ध्रुव तथा एस ध्रुव को मिलाने वाली, सही है ना, मिलाने वाली, सही है ना, मिलाने वाली, सही है ना, चुंबक के एन ध्रुव और एस ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा। बोलो राइट है ना, क्या दोस्तों, काल्पनिक रेखा, राइट है ना, काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। बोलो क्लियर हो गया, कौन सा अक्ष कहलाएगी दोस्तों, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। बोलो कंप्लीट हो गया ना। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन के लिए तैयार रहें आप लोग, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन करेंगे, अब हाई क्लासिक क्वेश्चन भी होंगे इसके अंदर। कंप्लीट हो गया ना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, ले लिया ना, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग रहा है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग रहा है, बताना, एक एक क्वेश्चन हल करवाऊंगा। पहले यहां पर मैं डायग्राम बना दूं, डायग्राम के अनुसार हल होगा। ये देखो, ये आर्मेचर है और ये ध्रुव है, सही है ना। अब बताओ, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, बताना। आर्मेचर धारा बढ़ने पर,
आर्मेचर धारा बढ़ने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? ये क्वेश्चन है। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? आंसर अपन डायरेक्ट देंगे। अब देखो आपसे पूछेगा आर्मेचर में धारा बढ़ने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष क्या होता है? दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ, जब इस आर्मेचर में करंट ज्यादा जाएगी तो आर्मेचर का चुंबक ज्यादा बनेगा। जब आर्मेचर में चुंबक ज्यादा बनेगा ये तो मुक्त चुंबकीय फ्लक्स का ज्यादा विरोध कर पाएगा, कुल फ्लक्स में बहुत कमी हो जाएगी। तो बताओ आर्मेचर प्रतिक्रिया घटी है कि बढ़ी है? अरे बढ़ेगी ना। एक बार और देखो, जब आर्मेचर में करंट ज्यादा बनेगी तो इसका चुंबक बढ़ेगा और यह चुंबक किसका विरोध करेगा? आर्मेचर का चुंबक मुक्त चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो कुल फ्लक्स में बोलो बिल्कुल कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो बताओ ये दोष घटाए के बढ़ाए? दोस्तों घटाए ना। एक बार और, जब आर्मेचर का चुंबक, अगर आर्मेचर में करंट ज्यादा जाएगी तो आर्मेचर में चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। जब आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो यह मुक्त चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा? विरोध करेगा और कुल फ्लक्स में क्या आ जाएगी? कमी। जब बिल्कुल फ्लक्स कम हो जाएगा विरोध करने के कारण, बिल्कुल फ्लक्स कम हो जाएगा तो वोल्टेज कम बनेगी। इसका मतलब हमारा जनरेटर वोल्टेज बहुत कम दे रहा है। कौन से दोष के कारण? आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण। बोले घटी है कि बढ़ी है? आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ती है ना दोस्तों। तो क्या आएगा? बढ़ती है। रटते थोड़ी इन चीजों को अपन लोग, बढ़ती है। बोलो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो दूसरा क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में ध्रुव तथा आर्मेचर के मध्य ध्रुव तथा आर्मेचर के मध्य वायु गैप बढ़ाने पर, सही है ना दोस्तों? वायु गैप बढ़ाने पर, वायु गैप बढ़ाने पर बोलो राइट है ना। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? सही है ना? क्या होती है? बोलो यही बात है ना। अब बताओ, अब देखो दोस्तों, आप मेरे को बताना। अब देखो भाई, जब बताओ वायु गैप बढ़ेगा, जब इनका वायु गैप बढ़ जाएगा, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, ये इनकी चौड़ाई बढ़ गई तो ये आर्मेचर, तो इनके मध्य में कौन सा गुण काम करेगा? प्रतिष्ठम। कौन सा? प्रतिष्ठम। ये प्रतिष्ठम आर्मेचर के चुंबक को कितने % रोकेगा? 5%। तो बताओ आर्मेचर का चुंबक रोक दिया ना, हमें किसका चुंबक रोकना है? आर्मेचर का चुंबक ही तो रोकना है। तो आर्मेचर का चुंबक 5% रोक दिया। तो बताओ आर्मेचर प्रतिक्रिया कम होएगी कि बढ़ेगी? कमी तो होएगी। कम क्यों हुई? क्योंकि आर्मेचर के चुंबक को तुमने रोक दिया। अगर आर्मेचर का चुंबक पूरा आ गया यहाँ, इसने पूरा विरोध कर दिया, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया तो बढ़ गई है। सही है ना? और हमें किसका विरोध करना है? आर्मेचर के चुंबक को रोकना है। तो बताओ वायु गैप बढ़ाने पर बोलो आर्मेचर प्रतिक्रिया घटी है कि बढ़ी है? घट गई ना। तो देखो इसका दूसरा आंसर क्या होता है? इसका दूसरा आंसर होता है घटती है। बोलो सही है ना? घटती है। हाँ जी। अब देखो ये क्या होगी? घटेगी। क्वेश्चन नंबर 2, घटती है। बोलो क्लियर है ना? अरे बोलो क्या होएगी? घटती है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान रखना, चुंबक के असंतृप्त ध्रुवों पर, इसको वेरी मोस्ट लगाना है आपको। चुंबक के असंतृप्त ध्रुवों पर, याद कराऊंगा, असंतृप्त ध्रुवों पर। सही है ना? आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव होता है? सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव होता है? कौन सा प्रभाव होता है? कौन सा प्रभाव होता है? अब देखिएगा मेरे दोस्तों, कौन सा प्रभाव होता है? अब बताओ क्रॉस चुंबकीय, ये मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था मैंने, असंतृप्त ध्रुवों पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का याद रखना दोस्तों, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होता है। कौन सा होता है? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होता है, याद रखना। और मैंने ये क्वेश्चन आपको कल पढ़ाया था मैंने आपको। कल का वीडियो देखना जो नए लड़के हैं दोस्तों। कौन सा प्रभाव होगा? क्रॉस चुंबकीय। कौन सा होगा? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। कौन सा कम होगा? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण। कौन सा प्रभाव होगा? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? आर्मेचर
आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, देखते चलना आप लोग, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, बोलो सही है ना, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न एमएमएफ चुंबकीय भाग बल, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय भाग बल की प्रकृति कैसी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो अब ये देखना, अब इसके बाद में ये, हाँ अब देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि बताओ दोस्तों, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो इसमें एमएमएफ बनता है ना, इस प्रतिक्रिया दोष होता है, तो इसके अंदर जो चुंबक बनता है ना, जो चुंबक रहता है इसके अंदर, आर्मेचर रिएक्शन दोष उत्पन्न होने पर इसके अंदर जो चुंबक बनता है ना एमएमएफ, उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो याद रखना, उसकी जो प्रकृति होगी वो त्रिभुजाकार होगी, ट्रायंगुलर। ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग, राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में आ चुका है, यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के अंदर आ चुका है, यह क्वेश्चन एसएससी जेईएन के अंदर आ चुका है कि डीसी जनरेटर में एमएमएफ की प्रकृति कैसी होती है। तो कैसी होगी, ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार होती है मेरे दोस्तों, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष को कम करने के लिए कौन सी बाइंडिंग लगाते हैं, आपको पता है ना, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। हाँ जी, चलें अगला देखो, अगली बात आती है, अरे अब मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास में कोई सा भी पेपर होगा और आपके पास में कोई सी भी बुक होगी, आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष संबंधित क्वेश्चन देखना, अगर सेम टू सेम नहीं मिले तो बोल देना, कमेंट जरूर करें। अरे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष संबंधित कोई सा भी पेपर हो आपके सामने, आप चेक करना दोस्तों। एक दो क्वेश्चन की इमरजेंसी में कह नहीं सकता मैं, हाँ एक दो चली भी जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल लगता है मेरे को तो, आए कि नहीं है। अगर आपको 20, अगर आपने 5-10 किताब पढ़ी और आपको आर्मेचर रिएक्शन पेपर पढ़े 5-10 टेक्निकल के और आर्मेचर रिएक्शन संबंधित आपको अगर 20 क्वेश्चन मिले तो उसमें 18-19 सेम टू सेम मिल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। बोलो समझ में आए कि नहीं आए, क्लियर हो गया ना। अगला बताओ, अगला बोलना, आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष, ये देखो इंपॉर्टेंट, हाँ जी, आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष, आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कौन सी मशीन में होता है, ऐसे क्वेश्चन आया था, कौन सी डीसी मशीन में होता है, ऐसे पूछा था, कौन सी डीसी मशीन में होता है। ये क्वेश्चन है आपका, कौन सी डीसी मशीन में होगा। ऑप्शन नंबर ए लैप कुंडलित, बी था वेब कुंडलित, वेब कुंडलित था ना, अरे सही है ना, सी था दोनों मशीन, हाँ जी, और डी है आपकी कोई नहीं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना आप लोग, यार एक बात बताओ आप लोग मेरे से, ये आर्मेचर है और ये क्या है, ये ध्रुव है, ये मुक्त। अब इसमें आर्मेचर में ध्यान रखना, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग कर सकते हो आप लोग, एक तो कर सकते हो लैप और एक कर सकते हो वेब। इनमें से दोनों में से आप एक बाइंडिंग कर सकते हो। अगर आपने लैप बाइंडिंग करी तो भी इसमें करंट जाएगी आर्मेचर में, तो भी इसमें चुंबक उत्पन्न होगा और यह चुंबकीय फ्लक्स किसका विरोध करेगा, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। अगर इसमें वेब बाइंडिंग हुई तो वेब बाइंडिंग होने पर भी इसमें करंट जाएगी, तांबा है, तांबे में तो करंट जाती है। बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग, ये तो संयोजन होते हैं, ये कोई तार का प्रकार नहीं होता है कि ये लैप का ये वेब का तार है, नहीं, ये तो कनेक्शन होते हैं, इनकी तो डिजाइन होती है, लैप और वेब एक डिजाइन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसमें लैप बाइंडिंग करोगे तो भी चुंबक बनेगा, तो भी चुंबक किसका विरोध करेगा, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का। अगर वेब बाइंडिंग करोगे तो भी इसमें चुंबक बनेगा, तो भी इसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा। तो दोनों बाइंडिंग में आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष उत्पन्न होता ही होता है। आंसर क्या आएगा, सी आएगा।
लेकिन अगर अब तुमसे पूछ ले कंपेंसेटिंग बाइंडिंग कौन सी मशीन में, तो दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया दोस्तों दोनों मशीन में हो रहा है। चाहे आर्मेचर को लैप बाइंडिंग बना दो चाहे वेव बाइंडिंग, तो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग भी लैप बाइंडिंग वेव कुंडलित दोनों आर्मेचर में प्रयोग की जाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। तो देखिएगा अब ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। अब क्वेश्चन क्या है देखो, डी कौन सी डीसी मशीन में, कौन सी डीसी मशीन में कौन सी डीसी मशीन में कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, कौन सी डीसी मशीन में कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, सही है ना, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, मजा आ रहा है ना। आर्मेचर रिएक्शन कहीं से भी आ जा क्वेश्चन, अब कंपेंसेटिंग बाइंडिंग की जाती है, ये क्वेश्चन है आपका। कौन सी डीसी मशीन में कंपेंसेटिंग बाइंडिंग की जाती है, बोलो क्लियर हो गया ना। अब देखो ए लैप, बी वेव, सही है ना, हाँ, सी दोनों और डी नो। बोलो आंसर क्या आएगा, दोनों आएगा ना, दोनों में ही तो है ये। बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बताओ, डीसी जनरेटर में, ये आपके यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में आ चुका है। बताओ ब्रुश कौन से अक्ष पर रखी हुई है, एमएनए या जीएनए। अरे एमएनए या जीएनए, कौन सा अक्ष है, एमएनए। तो देखो डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रुश, टेक्नीशियन 2 के पेपर में कार्बन ब्रुश कौन से अक्ष पर होती है, कौन से अक्ष पर, सही है ना, कौन से अक्ष पर होती है, कौन से अक्ष पर होती है। तो बोलो कौन सा अक्ष होगा दोस्तों, एम एन ए। बोलो क्लियर है ना, एम एन ए। बताओ एम एन ए पर यहाँ पर आर्मेचर का चुंबक और मुख्य चुंबक के फ्लक्स के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री। तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा, 0। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। डीसी जनरेटर के एम एन ए अक्ष पर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम एन ए अक्ष पर, एम एन ए अक्ष पर, सही है ना, प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है, प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है। बोलो सही है ना मेरे दोस्तों, प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है, आपसे पूछ रहा है 0 ए 0, सही है ना। देखते हैं ऑप्शन बना देते हैं, बी निम्न, ये क्वेश्चन है कंपटीशन के, है ना, निम्न, सी अधिकतम, बोलो सही है ना, अधिकतम, और डी अनंत। बोलो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा ना। बोलो एमएनए अक्ष पर मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, इस पर प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है, 0। कल भी समझा दिया और आज भी समझा दिया। फटाफट छापो इसका स्क्रीनशॉट, छापो फटाफट, छाप लो इसका स्क्रीनशॉट। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो सुनो, अब क्या होता है इसके बाद में, अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और। बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए। अब आप आर्मेचर रिएक्शन के कहीं से भी पॉइंट हल करो, अपने आप हल होंगे। प्लीज जरूर चेक करना, आप पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो मेरी रेगुलर, आपको पता पड़ जाएगा कि कितनी क्वालिटी है, सही है ना दोस्तों। अब देखो आप लोग, अब देखना क्वेश्चन, देखना अब देखो मेन क्वेश्चन। बताओ डीसी जनरेटर में, सही है ना, डीसी जनरेटर में डीमैग्नेटाइजिंग, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के, आर्मेचर प्रतिक्रिया के, सही है ना, आर्मेचर प्रतिक्रिया के डीमैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया के डीमैग्नेटाइजिंग यानी कि विचुम्बकीय प्रभाव,
बीच चुंबकीय प्रभाव, सही है ना दोस्तों। बीच चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता है, बोलो क्लियर है ना। बताओ डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के डीमैग्नेटाइजिंग यानी कि विचुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे यहां पर। देखो गति घटती है, यानी कि जनरेटर की गति घट जाएगी। क्या बोलो, बी करेंगे दोस्तों, बी। अब फटाफट देखो और क्वेश्चन का आंसर, प्रेरित ईएमएफ घटता है, प्रेरित ईएमएफ घटता है। बोलो सही है ना। सी देखो दोस्तों, सी इंटरपोल का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व घटता है ना, घटता है, ये है। और इसका आंसर अगर डी है, डी लगाएंगे ना अपन लोग, तो इसका डी क्या लगाएंगे, मशीन में आवाज अधिक आती है, अधिक आती है, ये है, ये चीज़ है। क्वेश्चन देखो अच्छे से आप लोग। बताओ डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण बताओ जनरेटर में क्या होता है। तो मैंने बताया कि दोस्तों क्या होता है, जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है। जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। या मेरे दोस्तों जब आर्मेचर है ना, इसका चुंबकीय फ्लक्स मुख्य ध्रुवों के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है, उसे विचुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। जब ये आर्मेचर का चुंबक मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा तो कुल फ्लक्स में क्या आएगी, कमी। जब कुल फ्लक्स में कमी आएगी तो प्रेरित ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्तों, गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ, मशीन की आवाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लड़का यहां मरेगा, यहां पर मेरे दोस्तों कुल फ्लक्स की कमी आ रही है, हाँ, और वोल्टेज भी कम हो रहा है। लड़के कंपटीशन में यही तो मात खाते हैं, उनका बेस क्लियर है नहीं, पढ़े अच्छे से है नहीं, वो यही नहीं जानते क्या चीज होती है। बहुत से लड़के आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ लिए, रट लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव इफेक्ट क्या होता है। बोलो सही बात है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। बहुत शानदार क्लास है। अब देखिएगा मैं बताता हूं आपको कि दोस्तों ये यूं कह रहा है इंटरपोल का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व घटता है। इंटरपोल तो इसमें छोटे ध्रुव होते हैं जो कल पढ़ाऊंगा, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रभाव तो मेन ध्रुवों के चुंबक पर पड़ता है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ता है। अगर ऐसे आता कि मुख्य चुंबकीय फ्लक्स घट जाता है, जब तो आंसर ये भी सही था, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स घट जाता है या मुख्य चुंबकीय फ्लक्स में कमी आ जाती है या कुल फ्लक्स में कमी आ जाती है, तो आंसर ये भी सही था। लेकिन देखो बताओ कुल फ्लक्स में कमी दे रखा है ऑप्शन में, नहीं है। बताओ मुख्य चुंबकीय फ्लक्स में कमी दे रखी है क्या, नहीं है। बोलो जब तो तुम गड़बड़ हो सकता था। यहां तो क्या इंटरपोल है, इंटरपोल के चुंबक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्रेरित ईएमएफ घट जाता है। एसएससी जेई के पेपर में आया था, किसके पेपर में आया, एसएससी जेई के पेपर में, कि प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा दोस्तों, घट जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा कि बताओ अल्टरनेट डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के बीच चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता है, बीच चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता है। या ऐसे आ जाए, बोलो हटाओ इसको, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण क्या होता है। तो देखो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण क्या होता है, इसको देखो, इसको देखना क्या होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिध्रुव फ्लैक्स घटता, लंबा पड़ जाएगा, इसको एक ही बना देता हूं, है ना। प्रतिध्रुव फ्लैक्स, मैं समझा दूंगा इसको, प्रतिध्रुव फ्लैक्स घटता है तथा प्रेरित ईएमएफ का मान भी घटता है।
मान भी घटता है। इधर देखो, अब याद रखना आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष किसे कहते हैं। अब देखो आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष इसे कहा जाता है। इधर देखो आप लोग, ये आर्मेचर का चुंबक है, आर्मेचर का चुंबक मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जब और ये मेन ध्रुव, जब प्रति ध्रुव यानी प्रति यानी इकाई होता है ना, एक ध्रुव, सही है ना, अरे प्रति यानी क्या होता है, एक ध्रुव, यानी कि प्रति यानी कि इधर भी विरोध होगा, इधर एक एक का विरोध होता है, एक एक ध्रुव के चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, विरोध होता है, प्रति ध्रुव फ्लक्स घटता है। तो बताओ यहां पर जब आर्मेचर का चुंबक इस मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा तो बताओ ये ध्रुव की ये चुंबकशीलता है, बताओ कमी आएगी कि नहीं आएगी। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण देखो दोस्तों, प्रति ध्रुव चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, घटेगा, चुंबक भी घटेगा। यहां पर जब चुंबक घटेगा तो प्रेरित ईएमएफ का मान भी क्या होगा, घटेगा। अब तुमसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष के कारण क्या होता है, प्रति ध्रुव फ्लक्स घटता है, प्रेरित वोल्टेज बढ़ती है, प्रति ध्रुव फ्लक्स घटती है, प्रेरित वोल्टेज भी घटती है, प्रति ध्रुव फ्लक्स बढ़ती है, प्रेरित वोल्टेज घटती है, उल्टा सीधा आएगा। तो तुम्हें पता है आर्मेचर इसका विरोध करेगा, तो प्रति ध्रुव, बताओ प्रति ध्रुव का फ्लक्स, बताओ इसका फ्लक्स घटाए कि बढ़ाए। जब आर्मेचर का चुंबक इसका विरोध करेगा, इसे आर्मेचर रिएक्शन दोष कहते हैं। जब आर्मेचर का चुंबक है ना, जब ध्रुवों के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा, इसे आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। अरे तो वैसे दिमाग में सेट हो गया, अब तो भूल जीवन में नहीं भूलेंगे जो रेगुलर क्लास लेने लड़के। तो देखो आर्मेचर का चुंबक जब इस प्रति ध्रुव चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा तो बताओ कुल फ्लक्स में क्या आएगी, कमी। जब कुल फ्लक्स में कमी आएगी तो प्रेरित ईएमएफ का मान भी क्या होगा, घटेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, देखो अच्छे से देखना है ना। अब देखो क्या होता है, लास्ट का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लड़के जानते हैं, सबसे ज्यादा लड़के गलती भी करेंगे इसमें। तो देखो डीसी मोटर में क्या बात है, डीसी मोटर में, शाबाश, डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों। डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो देखो मेरे दोस्तों, ए टॉर्क घटता है, गति बढ़ती है, गति बढ़ती है, ऐसे है, टॉर्क घटता है, गति बढ़ती है। बी टॉर्क बढ़ता है, गति घटती है, सही है ना, अरे राइट है ना, टॉर्क बढ़ता है, गति घटती है। सी टॉर्क एवं गति दोनों बढ़ते हैं, टॉर्क एवं गति दोनों बढ़ते हैं। हाँ, डी टॉर्क एवं गति दोनों घटते हैं। दोनों घटते हैं। अब देखो एक बात बताना आप लोग मेरे को कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये कंपटीशन लेवल का मैटर होता है। कैसे होता है, कंपटीशन लेवल का मैटर होता है। और इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये रटने से नहीं होते, याद रखना आप लोग, रटने से कुछ याद नहीं होना इनमें, आपको एक एक क्वेश्चन का बेस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आने लगेगी। अब बताओ ये क्वेश्चन, अब इसको तुम जाने बिना कैसे आंसर दे दोगे एग्जाम में, आपके यहां पर मिनट भी खराब होंगे, टाइम भी खराब होगा, सोचोगे यार ये आंसर कैसे आएगा, ये कैसे उल्टा सीधा आ गया। तो देखो डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, समझाऊं दोस्तों। तो देखो अच्छे से देखना, डीसी मोटर के अंदर जो आर्मेचर टॉर्क होता है ना, क्या होता है, घुमाव बल जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, वो होता है आर्मेचर धारा एवं चुंबकीय फ्लक्स दोनों के गुणनफल के समानुपाती। बोलो डीसी मोटर के अंदर जो आर्मेचर टॉर्क, जो आर्मेचर पर जो घुमाव बल लगता है ना, वो एक तो आर्मेचर धारा एक चुंबकीय फ्लक्स दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। जितना आर्मेचर में करंट जाएगी और जितना इसमें चुंबक बढ़ेगा उतना ही इसमें घूमने वाला बल, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। एक बार और, आर्मेचर टॉर्क किसे कहते हैं, आर्मेचर टॉर्क वो होता है जब आर्मेचर पर एक घुमाव बल लगे
आर्मेचर में एक चुंबक का घुमाव बल लगे जिसके कारण ये घूमना प्रारंभ कर देता है, उसे आर्मेचर टॉर्क कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? एक बार और भाई दोस्तों, आर्मेचर होता है ना, क्या होता है आर्मेचर? तो आर्मेचर में चुंबकीय फ्लक्स के कारण एक घुमाव बल लगता है जिसके कारण वह घूमता है, उसे टॉर्क कहते हैं। तो बताओ, जब इसमें करंट बनेगी, मोटर की बात चल रही है, ये जनरेटर पे ध्यान नहीं दें, मोटर की बात बता रहा हूं। तो मोटर में जब तुम सप्लाई देते हो तो आर्मेचर में करंट जाती है। जब आर्मेचर में करंट जाएगी तो आर्मेचर में करंट गई, आर्मेचर करंट, और जब इसमें चुंबक बनेगा, जब दोनों प्रभाव इसमें रिएक्शन करेंगे तो इसमें एक घुमाव बल लगेगा, उसे क्या कहते हैं? टॉर्क। बोलो क्लियर हो गया टॉर्क का फॉर्मूला? अगला होता है दोस्तों स्पीड। क्या होता है स्पीड? डीसी मोटर में जो गति होती है ना, क्या होती है गति? गति विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती और चुंबकीय फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। बोलो क्लियर हो गया नहीं हुआ? बताओ, गति होती है ना जो विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती और चुंबकीय फ्लक्स के विलोमानुपाती, उल्टी। जब चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा तो गति का मान अनंत होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो गति का मान बढ़ेगा। बोलो सही है? अब बताना, आओ दोस्तों यहां पर आओ, बताओ डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, तो बताना भी बताया ना कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुल फ्लक्स में क्या आती है? कमी। बोलो सही है ना? अरे बताओ दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुल फ्लक्स में क्या आती है? कमी। जब कुल फ्लक्स घटेगा, जब कुल फ्लक्स घटेगा, अगर आर्मेचर में चुंबक कम बनेगा, जब कुल फ्लक्स घटेगा तो टॉर्क का मान भी क्या होगा? घटेगा ना। बोलो एक बार और बताओ, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, आर्मेचर रिएक्शन दोष के कारण कुल फ्लक्स में क्या आती है? कमी। जब फ्लक्स में कमी आएगी तो टॉर्क का मान भी क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब टॉर्क तो घटेगा। अगला देखो, जब कुल फ्लक्स में कमी आएगी तो कुल फ्लक्स घटेगा तो गति का मान बढ़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? उल्टी विलोमानुपाती होती है ना। एक बार और, आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुल फ्लक्स में क्या होती है? कमी, और कमी होगी तो टॉर्क का मान भी क्या होगा? कम। जब फ्लक्स घटेगा तो गति का मान बढ़ेगा। इसका मतलब टॉर्क तो घटता है और गति बढ़ती है। तो देखो कौन सा सही है? देखो ए सही है, टॉर्क तो घटता है और गति बढ़ती है। बोलो क्लियर हो गया? एक बार और देख लो, आर्मेचर रिएक्शन दोष के कारण कुल फ्लक्स में क्या आती है? कमी आती है। जब कुल फ्लक्स में कमी आती है तो टॉर्क का मान भी क्या होता है? घटता है। जब कुल फ्लक्स में कमी आएगी तो गति का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब टॉर्क तो घटेगा और गति बढ़ेगी। बोलो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? बिल्कुल फंडा समझ में आ गया ना? फटाफट स्क्रीनशॉट छापो, फटाफट स्क्रीनशॉट छापो, फटाफट छाप लो इसको। लास्ट क्वेश्चन था आर्मेचर रिएक्शन का। हाँ जी, छाप लिया ना? चलो अब देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। देखो चलो यहाँ बता देता हूँ, कुछ लड़कों के मैसेज आ रहे हैं, कुछ लड़कों के मैसेज हैं, तो देखो याद रखना, एक बार इसको और समझा देता हूँ। देखो भाई 5 मिनट लूँगा तुम्हारी, तो बताना। देखो बताओ, एन बराबर क्या होता है डीसी मोटर में? EV/φ, सही है ना? बोलो एन बराबर क्या होता है? EV/φ। देखो सुनो, ये फॉर्मूले को मैं अभी नहीं बताऊं, इसका आगे और बढ़ाऊंगा। इसका ऐसा गुरु मंत्र है दोस्तों मेरे पास में, इस फॉर्मूले से मैं 80% डीसी मोटर कंप्लीट कर देता हूं। यानी कि लड़कों को पूरी हाथों में उंगली पर गिनेगी डीसी मोटर। इसी सूत्र के अंदर मैं एक चीज़ और लिखूंगा आगे, इसमें 5-6 चीज़ नीचे लिखता हूं, उन चीज़ों को मैं अभी बताऊंगा नहीं, आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? वो गुरु मंत्र है मेरा। उस गुरु मंत्र के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं, 90% डीसी मोटर इस गुरु मंत्र से ही अपने आप समझ में आएगी। अरे अपने आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपने आप दोगे। वो गुरु मंत्र है, इससे मैंने डीसी मोटर को कंप्लीट कर चुका हूं, कंप्लीट करता हूं लड़कों को, एक एक हाथ पे उंगलियों पे गिनाता हूं। समझ में आ गया? वो होती है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, दोनों एक ही मशीन होती है, सही है ना? अब देखो बताना मेरे को, काफी क्वेश्चन लड़के बहस कर रहे हैं, काफी चल रहा है मार्केट के अंदर। अब बताओ, देखो एक डीसी सीरीज मोटर है, देखना कौन सी मोटर है? डीसी सीरीज मोटर, सही है ना? यदि इसके चलते हालात में, यदि चलते हालात में, यही क्वेश्चन है ना, चलते हालात में, ये क्वेश्चन बहुत लड़के पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। चलते हालात में सीरीज वाइंडिंग काट दी जाती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग काट दी जाती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग काट दी जाती है, सही है ना? तो गति का मान क्या होगा? सही है ना? तो क्या होता है, तो क्या होता है, ऐसे लिख देते हैं,
सही है ना। अब बताना, एक बात बताओ मेरे को आप लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखना मेरे को एक बात बताना आप लोग, आपसे बताऊं तो देखो दोस्तों, ये है, ये डीसी सीरीज मोटर बना रहा हूं पहले मैं आपको यहाँ पर। ये आर्मेचर है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में मोटे तार कम टन की वाइंडिंग लगी पड़ी है यहाँ पर, हाँ, और ये है ये वाला, सही है ना दोस्तों। तो बताओ, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में मोटे तार कम टन की बाइंडिंग होती है, उसे डीसी सीरीज मोटर कहा जाता है। अब देखो FSE, लड़का बोल रहा है गुरुजी यही जनरेटर है, हाँ यही जनरेटर है मेरे बेटा, यही जनरेटर है। अगर तुम इस पर सप्लाई ले लोगे तो जनरेटर बन जाएगा, और सप्लाई दे दोगे तो मोटर बन जाएगी। अब बताओ, देखो इसको सप्लाई दे रहे हो आप लोग, इसको आपने डीसी सप्लाई दी है, आप इसको डीसी सप्लाई दे रहे हो, सही है ना। ये यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है, यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो बताओ इसमें क्या होगा। तो देखो दोस्तों बेटा, देखना, गति अनंत, गति अनंत बी, गति निम्न सी, गति शून्य, काफी लड़के बोल रहे हैं इसलिए करा रहा हूं इसको, गति शून्य, गति भयंकर, ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ यार, एक बात होता ना, चलते हालात में अगर सीरीज बाइंडिंग काट दोगे तुम लोग इसके लोग, हाँ काट दी ना आपने, जब चलते हालात में सीरीज बाइंडिंग काट दी तो बताओ सीरीज बाइंडिंग खुला परिपथ हो चुकी है। अब बताओ, सीरीज बाइंडिंग को सप्लाई मिल रही है, नहीं मिल रही, आर्मेचर को मिल रही है, नहीं मिल रही। जब दोनों पे सप्लाई जा ही नहीं रही है, तार ये टूट चुका है, तो मेरे दोस्त बता तो सही, गति शून्य होगी कि नहीं होगी। अरे मोटर बंद हो जाएगी दोस्तों, गति शून्य अर्थात मोटर क्या हो जाएगी, बंद, मोटर बंद, सही है ना, बोलो क्लियर। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन क्या है यार, आपको भी पता है। अरे भाई, कई एग्जामों की जब पेपर लगते हैं तो उनमें आंसर की 2-5 क्वेश्चन जरूर गलत आते हैं, ये आप भी जानते हो, आंसर की भी तो गलत आ सकती है। हाँ, अब उसमें अनंत मान रखा था और लड़के चिल्ला रहे, कॉल कर रहे, गुरुजी अनंत कैसे, अनंत कैसे। भाई अनंत तो कैसे आएगी, तुम बताओ मेरे को, प्रैक्टिकल करो आप लोग। अगर सीरीज वाइंडिंग काट देंगे तो आर्मेचर पे सप्लाई मिलेगी कहाँ, आंखों के सामने देखो डायग्राम को, हाँ फील्ड वाइंडिंग पे मिलेगी नहीं, तो मोटर क्या होगी, ये बंद होगी ना, हाँ, या गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब देखो दूसरी, देखो इस जगह ये डीसी संट का देखो, ये देखो, ये डीसी संट देखना आप, इसमें देखो ये संट बाइंडिंग है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों पेपर में आते हैं। अब देखना, ये सप्लाई दो आप इसको यहां से, ये सप्लाई दे दो आप लोग, सही है ना। अब एक बात बताना मेरे को, अब चलते हालात में अगर तुम संट बाइंडिंग काट रहे हो, इसकी काट रहे हो संट बाइंडिंग, अगर चलते हालात में अगर आप संट बाइंडिंग को काट रहे हो तो बताओ, करंट तो अचानक, करंट तो कुछ पल के लिए ये आर्मेचर से सर्किट बना रही है, सर्किट तो ये बन रहा है, इसका तो बन रहा है ना। अरे आर्मेचर पे तो करंट जा रही है ना, इसमें आर्मेचर पे भी नहीं जा रही, इसमें तो किसी पे नहीं जा रही, इसमें तो आर्मेचर पे भी जा रही है ना। जब आर्मेचर पे जाएगी दोस्तों तो बताओ, चुंबकीय ध्रुवों पर फील्ड बाइंडिंग काट चुके, चुंबक शून्य हो गया अचानक, तो एन बराबर होता है, एन बराबर EB/5। जब चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो चुका है ना, तो बताओ गति अनंत होगी कि नहीं होगी। जब चुंबकीय फ्लक्स शून्य, तो गति बहुत भयंकर अनंत हो जाती है, किसकी, डीसी संट की। यह क्वेश्चन जाने कितनी बार पेपरों में आ चुका है कि बताओ डीसी संट मोटर के चलते हालात में यदि संट बाइंडिंग काट दी जाए तो क्या होगा। तो संट बाइंडिंग काटने पर चुंबकीय फ्लक्स शून्य, और चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा तो गति का मान अनंत होगा। इसमें डीसी संट में होंगे, क्यों, क्योंकि सर्किट किसके साथ बनेगा, पर आर्मेचर के साथ। पीछे की बाइंडिंग काटी है आप लोगों ने, और यहां सर्किट किसी के भी साथ नहीं बन रहा, क्योंकि सर्किट ये रिया, फील्ड बाइंडिंग काट दी, आंखों के सामने देखो आप लोग, बोलो सही बात है कि नहीं। तो डीसी संट मोटर में यदि संट फील्ड बाइंडिंग काट दी जाए तो गति क्या होगी, अनंत। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कभी जीवन में भूल होगा क्या, नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीसी संट मोटर के चलते हालात में, चलते हालात में, सही है ना, काफी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, चलते हालात में, बोलो सही है बात है कि नहीं। संट बाइंडिंग काटने पर, संट बाइंडिंग काटने पर, सही है ना, संट बाइंडिंग काटने पर, चुंबकीय संट बाइंडिंग काटने पर मोटर की गति, आप आंसर देना, मोटर की गति बहुत भयंकर,
भयंकर अनंत हो जाती है। बस ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। बोलो समझ में आए कि नहीं आया? बोलो कन्फ्यूजन तुम्हारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना दोस्तों? अब ध्यान रखना, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपको दिक्कत नहीं आए ताकि, ठीक है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, फॉर्मूले याद रखना, किससे सॉल्व करिए मैंने ये गति किससे बनाई है, एन बराबर ई बी बटे फाइव, सही है ना? ई बी को क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत भाग बल। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो सही बात है कि नहीं? क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ जी, बोलो सही है ना? अब देखो दोस्तों, अब बताओ आर्मेचर रिएक्शन के अंदर मजा आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? कल से आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा रहा था मैं आपको, आज वो कंप्लीट हो गई है, उसके सारे क्वेश्चन करा दिए। अब कोई सा भी पेपर हो, कोई सी भी बुक हो, आप आर्मेचर रिएक्शन के क्वेश्चन हल करके देखना। उम्मीद है, मुझे विश्वास है, वो 99% आपके बिल्कुल सही जाएंगे और फंसेंगे भी, सेम टू सेम फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और नए स्टूडेंट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड है जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उनसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, आप लड़कों को जोड़ो। आप मेरी मेहनत के बारे में बताओ कि आप मेहनत कितनी मैं करा रहा हूं, ठीक है? मेरी मेहनत को आप सलाम करो दोस्तों। तो आपके लिए जो नए पॉइंट कल होगा, वो कल नया पॉइंट पढ़ाऊंगा, उसका नाम होगा दोस्तों कम्यूटेशन दोष। दो प्रकार के दोष होते हैं ना डीसी जनरेटर में, एक तो आर्मेचर रिएक्शन और एक कम्यूटेशन दोष। कल का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बने रहिए मेरे साथ लखेरा टेक्निकल चैनल पर। गुड बाय, गुड लक, गुड